नमस्कार, वेलकम टू आरसीआई नवशिखर चैनल। आरसीआई के नवशिखर चैनल में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है टीचिंग ब्रेल एंड टुडे वी हैव विद अस मिसेस ऋचा पंडित, स्पेशल एजुकेटर, नैब। वेलकम टू आरसीआई मैम। थैंक यू। आगे बढ़ते हुए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट माई व्यूअर्स दैट दे कैन ऑल्सो कॉल अस। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-2008। हमारा स्टूडियो नंबर है 265-11-613। हमारा फैक्स नंबर है 265-11-609। जैसा कि पिछली बार हमने देखा था प्री ब्रेल एक्टिविटीज़ में, पहले हमने बच्चे की कुछ सेंसेस के ऊपर स्ट्रेंथन किया था, लाइक कम्युनिकेशन, ऑडिटरी, विजुअल, tactile and kinesthetic. After we have made sure enough that the child has strengthened all these senses, then we progressed on to certain tabletop activities. Here in tabletop activities, we provided child certain materials from home. For example, if we want to teach him the concept of an apple, we draw apple onto a sheet of paper and mark certain boundaries around the apple so that the child can have a tactile experience of that particular apple. Or we provided the child certain braille dots. It may be long braille dots, short braille dots, or dots having a break in between. And after we have made sure that the child have developed the concept about the braille dots, about the 6 braille dots, simultaneously concentrating on his attention and concentration, we progressed on to the braille slate. Teaching the braille slate, it is an important concept to the child. तो हमने पिछली बार ये प्री ब्रेल एक्टिविटीज़ में ये सारी एक्टिविटीज़ देखी। तो चलिए आज हम मैम से पूछते हैं कि वो हमें टीचिंग ब्रेल में और क्या बताएंगी। मैम आज आप हमें और क्या बताएंगे टीचिंग ब्रेल के बारे में? टीचिंग ब्रेल का एक काफ़ी विस्तृत एरिया है। आज हम आपको डिटेल में विस्तार से हम आपको इन सब के बारे में बतलाएंगे, जो कि हमारे बहुत सारा एरिया कवर करते हैं। हम सभी जानते हैं कि दृष्टि दोष वाले बच्चे जो हैं काफ़ी हद तक वो देख नहीं पाते हैं, तो वो पढ़ने के लिए अपनी टच पावर को इस्तेमाल करते हैं। टच को इस्तेमाल करने के लिए, स्पर्श को इस्तेमाल करने के लिए आपने पहले भी देखा है, सुना है कि वो उन्होंने टच सेंस का प्रयोग किया है, और ये आपने सेंसरी ट्रेनिंग वाले चैप्टर्स में देखा होगा। वो छूकर ये सब चीज़ों को कर पाने पर डिपेंड होते हैं। उन्हें टच पावर किस तरह से डेवलप करना है यह सिखलाया जाता है। ये टैक्टाइल मोड ऑफ लर्निंग है। इसमें हमने बच्चों को कई तरह के आपने पहले देखे होंगे। टच करने के लिए उन्होंने फेविकोल से बने हुए कुछ फिगर्स या ब्रेल से बनी हुई लाइंस, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्लिपिंग लाइंस आदि का उन्होंने प्री ब्रेल स्किल्स में सीखा है। तो आज के बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर से भी, बहुत सारे विजुअल डिवाइस हैं उनसे भी पढ़ते हैं। फिर ब्रेलर भी उनको बहुत इजीली अब मिलने लगा है, जो कि पहले ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती थीं। और इनके द्वारा मेन तो यही बात हो जाती है कि वो ब्रेल पढ़ना कैसे सीखें। तो ब्रेल पढ़ना सीखने के लिए ही हमें बहुत सारी ऐसी क्रियाएं, ऐसे काम करने होते हैं जो कि हम एक प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर ब्रेल रीडिंग के लिए हम तैयार हो जाएं। तो हम आपको सबसे पहले आज मैं आपको ब्रेल टीचिंग यानी ब्रेल शिक्षण और प्रशिक्षण के बारे में बतलाऊंगी। इसके लिए हमने कुछ एरियाज़ जो हैं, हमने कुछ बातें हैं जो मैं आपको बतला रही हूँ। ये जनरल गाइडलाइंस हैं, एडॉप्टिंग टीचिंग मेथड्स हैं। हमको बच्चों को, पहला पॉइंट तो ये कि हमको बच्चों को बहुत सारी बातें जो हैं वर्बली एक्सप्लेन करनी चाहिए। उनके सामने एक पूरा सीन पैदा करना चाहिए, उससे वो इंटरेस्ट बनाएं कि कैसे वो अपना इंटरेस्ट उसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम एक बच्चे को जस्ट उससे बड़ी रिलेटेड बात है कि बेटा बर्थडे कैसे मनाते हैं, तो बर्थडे मनाने के लिए हमें क्या क्या सीन पैदा करना है उसके सामने। देख नहीं सकता, लेकिन हम मन की आंखों से, हमारे दिमाग में हम कितने अच्छे से उसकी पिक्चर बिठाएंगे कि हम गेस्ट को बुलाते हैं, हम मम्मी ड्रेस परचेस करने जाती है, आपका मनपसंद ड्रेस आता है, हम बुआ जी को बुलाते हैं, आंटी को बुलाते हैं, दादी को बुलाते हैं, नानी को बुलाते हैं, सारे गेस्ट को बुलाते हैं, वो हमारे लिए गिफ्ट भी लेकर आते हैं। इस तरह से सारा सीन कि हमने फिर बर्थडे कैसे मनाया। बच्चों से पूछो, वो बहुत खुशी से बताते हैं कि बर्थडे कब मनाते हैं, तो वो बतलाते हैं कि बर्थडे शाम को मनाते हैं। तो ये बातें जो हैं हमको उनको स्पष्ट करनी होती हैं। तो उन्हें अच्छी तरह से फिर बर्थडे में क्या क्या सीन होता है,
तो उसे उसका एक डिटेल वर्णन। तो यही बात है कि अब हमने बर्थडे कैसे मनाया, ये तो हमने वर्बली बात की, लेकिन यदि हम कभी उसे बताएं कि हमने अपना बर्थडे कैसे मनाया, ऐसे हम लिख भी सकते हैं, तो उसे और भी खुशी होगी। तो लिखना तैयार करने के लिए दिमाग में एक बहुत अच्छी प्लानिंग बनानी होती है कि मैं अच्छा लिखकर मैं खुद पढ़ भी सकता हूँ, तो ये जो अंदर उसकी फीलिंग्स आएंगी तो ये उसको लिखने और पढ़ने के लिए पॉजिटिव रूप में लेकर आएंगी। नहीं तो बच्चे जो हैं फैमिली में दुख का माहौल होता है, रोते हैं, पेरेंट्स उसके सामने परेशान होते हैं, हॉस्पिटल के ही चक्कर और परेशानियां बहुत सी हैं जो कि उसको घेर लेती हैं, और बच्चे में एक नेचुरली एक भाव आ जाता है कि वो दुख महसूस करता है। लेकिन हम ही होते हैं कि उसे देखकर महसूस करा सकते हैं, बतला सकते हैं, और दुख हम ज़्यादा महसूस करते हैं क्योंकि हम देख सकते हैं। वो देख नहीं सकते, वो अपनी दुनिया में बहुत खुश भी रहते हैं। तो जहाँ तक ये हैप्पीनेस, हमें खुशी का माहौल उनको देते हुए बच्चों को अच्छी बातों की ओर लेकर आना है। तो बच्चों में हमें कॉन्सेप्ट ये डेवलप करना है कि हमारे पास अब जितना विज़न है, यदि वो लाइट परसेप्शन भी है, टोटली ब्लाइंडनेस होने के बावजूद भी बच्चों में इतना अच्छा मोबिलिटी डेवलप हो जाता है, टच पावर डेवलप होता है कि जो भी उनमें ये पॉजिटिव रेफरेंस जो आ रहे हैं उनके थ्रू वो कैसे आगे बढ़ेगा, इसको डेवलप करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा तैयार रहे, खुश होकर तैयार हो जाए। ये सभी बातें जो हैं हमें बच्चों को बहुत प्यार से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्लास में लेकर आनी चाहिए, क्योंकि वो मदर से ही पहली बार छूटकर, घर से, फैमिली से ही फर्स्ट टाइम छूटकर आया हुआ होता है। तो पहली बार जब वो क्लास में आता है तो टीचर का भी जो है उसको प्यार से, बच्चे हमारे साथ आते हैं, वो अपने घर से उन्होंने टॉय भी लेकर आए हैं, जैसे कि उन्होंने एक झूले वाला एलिफेंट भी लेकर आए हैं, उस पर बैठ के उसके साउंड, मैम आज हम नहीं पढ़ेंगे, तो उनको वहाँ पर हम प्यार से कि चलो आज बच्चा जो है, आरुष जो है एलिफेंट में बैठकर पढ़ेगा, तो वो पॉजिटिव वहाँ से, वो वहीं से बैठकर रिस्पांस देता है, हम जो पूछते हैं वो वहीं से रिस्पांस देता है और खुश होकर के वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है कि उसे क्लास में भी वही एटमॉस्फेयर मिल रहा है जो उसे घर से होता हुआ मिला है। थोड़ी सी बातें हम उनको शॉर्ट टर्म मेमोरी की, बेटा आज सुबह आपने क्या किया था, क्या पी कर आए हो, क्या खा कर आए हो, इस तरह की बातों से उन्हें हम होमली एक एटमॉस्फेयर देकर उन्हें स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही साथ हम बच्चों को एक ऑर्डर वे की कि चलो ये काम करो, वो काम करो, तो जो हम ऑर्डर दे रहे हैं विथ एक्सप्रेशन, तो बच्चे को महसूस होना चाहिए कि मैम ने कब बात हमें एक ऑर्डर वे में कही है, ये काम हमें करना है कि अब आप जंप कर लीजिए, अब आप क्लास में एंटर कीजिए, मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, आप यस मैम बोलेंगे। तो ये सभी रिस्पांस जो हैं उनकी अच्छी तरह से आने चाहिए। और जब मैं नाराज़ हो रही हूँ तो उन्हें पता होना चाहिए, वो मुस्कुराकर हमें जवाब देते हैं, तो हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं वो हमारी वही सेंसरी ट्रेनिंग के थ्रू उन्हें अच्छी तरह से आने लगना चाहिए, हमारी ये कोशिश होती है। मैं आपको मैम, मतलब कि हम बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स पे स्ट्रेस कर रहे हैं कि हम टैक्टाइल सेंस को स्ट्रेंथन करने से पहले बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर स्ट्रेस कर रहे हैं, चाहे वो टीचर के साथ हो और दूसरे बच्चे जो क्लास में हैं उनके साथ हो, वो आपस में, यस, हम उनसे क्लास में पूछते भी हैं कि बेटा आपके साथ और कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके बारे में बतलाओ, उनका नाम बतलाओ। छोटी सी पोयम ही हम गाते हैं, उसमें ही हम बच्चों का नाम ले लेते हैं कि सारे बजाओ ताली, बच्चों बजाओ ताली, तो उसमें हम सब बच्चों का क्लास में 1 बाय 1 नाम लेने से, वो मैं आपको आगे बतलाऊंगी, तो वो बच्चों में एक अंदर से खुशी का अनुभव होता है और वो बड़े खुश होकर के वो पॉजिटिव वे में वो उससे जुड़ते हैं और वो रिस्पांस देने के लिए तैयार हो जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पर मैम हम बात करते हैं अब कि हम उन्हें ब्रेल रीडिंग के लिए कैसे तैयार करें। तो आपने हमारी बहुत सारी क्लासेस में आगे देखा है कि टीचिंग मटेरियल्स जो है बीट्स देते हैं, हम उनको क्लास में मटर मूंगफली छिलवाते हैं, जस्ट वो हमारी एक्टिविटी होनी चाहिए कि हमारे फिंगर टिप्स जो हैं, पोर्स जो हैं, वो काम करने के लिए तैयार हों। घर में बच्चों से काम नहीं करवाया जाता है कि ये बच्चा ब्लाइंड है, ये ऐसा नहीं कर सकता, वो टकरा जाएगा, उसे चोट लग जाएगी। तो हम यहाँ पर क्लास में उनको बिल्कुल सेफली ऐसा माहौल देते हैं कि वो खुद जा कर के खुद छूते हैं, देखते हैं कि वहाँ हम उन्हें टाइम देते हैं कि बेटा जाओ शेल्फ में क्या सामान रखा है देख कर आओ। क्लिप्स देते हैं, कपड़ों के क्लिप्स लगाते हैं, वो
बीट्स डालते हैं, उनके शेप्स पहचानते हैं। क्लास में बहुत सारी, इवन वो जब लड़ाई भी करते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा हम उन्हें देख कर रहते हैं कि उन्हें आपस में चोट तो नहीं लगे, लेकिन वो ज़रूर से अपने को सेफ करना, प्रोटेक्ट करना सीखे। आर्ग्यूमेंट्स करना, तो वो उससे वो उनको बहुत सारे शब्द मिलते हैं और वो भी सीखते हैं कि नाराज़ भी कैसे हुआ जाता है, तो दोस्ती भी किस तरह से की जाती है। So, as we know that the visually impaired child, they lack imitative and incidental learning. They live in their isolated world and they have limited access to different materials through which they can relate objects, events and materials present in the environment. And to deal with this, we have to develop special teaching aids for a visually impaired child. We can progress on to by strengthening different senses into the child, such as we talk here about the communication. The teacher can provide the verbal instructions in order to develop interest or in order to motivate the child to further read and write. For example, if we are giving a description of a birthday party, so we can make the child to know that it consists of cakes, pastries, or there are certain guests arriving, or there are different kinds of dresses which the child is able to wear into a birthday party. And these verbal instructions, they help a child to develop interest and develop the motivation in order to read and write further, in order to develop the concept more better. Further, we can make these instructions into a step-by-step manner, or this is a task analysis method that we are using, that providing the child verbal instructions are providing the concept or the information into a step-by-step manner. The teacher first can progress onto building the rapport with the child by discussing about his familiar environment which is present into his home. For example, what does your mother do, or that what are the things which you like to eat in your home. And in this way the teacher develops or share a rapport with the child. After the rapport is built up with the teacher, then we progress on to the other students or other children sitting with the child, and the child can develop rapport with them by playing certain games or by sharing certain activities, etc. In this way the rapport is built up with the teacher as is the child. This helps the child to adapt to the school environment more appropriately, and the school environment becomes more familiar to him. Then we progress on to different materials or activities which are familiar to the child. For example, as I have given a prior example, concept of an apple, a concept of a toy which is liked by the child. For example, that of a car. We can draw a car and we can provide boundaries to that of a car, and we can provide the concept of a car to the child. First, we have to progress on to the familiar things, as it's a principle, progress from familiar to unfamiliar, and parents' involvement is very must in this concept. And we can simultaneously provide the child to use certain kinship terms such as mummy, papa, didi, bhaiya, etc., or to share his feelings and emotions. In this way, we are strengthening upon the different senses of the child rather than isolating the each of the senses. We are strengthening all the senses of the child. मैम आगे बढ़ते हुए और क्या हम देखेंगे टीचिंग ब्रेल में? इन्हीं सब क्रियाओं में बच्चे को माँ के साथ भी, जैसे मम्मी है किचन में, तो किचन में भी उसे कि आलू क्या होते हैं बेटा, पटेटो, उनको हिंदी इंग्लिश में दोनों में ये बच्चों को बतलाना है। और चलो उनकी हम काउंटिंग करते हैं। अच्छा चलो अब हम आपको आटा दे देते हैं, आटा मम्मी कैसे गूंद रही है, थोड़ा सा उसके हाथ में भी लगा दो, तो बच्चों को ये सब बातें पता चलती कि वो आटा जो है वो होता क्या है। मम्मी ने बोला तो रोटी बनती किससे है। टच की तरफ वो जब सूख जाएगा तो उसे कैसे निकालना है, तो वो भी एक एक्टिविटी जिसमें कि पूरा हमारा पाम एंड फिंगर्स सभी का मूवमेंट होता है। आटे को छुड़ाना उसकी एक्टिविटी, फिर पानी नल खोल करके हाथ धोना, ये सभी एक्टिविटीज़ हैं। इसके अलावा जैसे बर्तन हैं, किन चीज़ों से हम सब्जियां परोसते हैं, सर्विंग स्पून क्या है, बाउल क्या होते हैं, प्लेट्स क्या होते हैं, खाना पकता कैसे है, कुकर होता क्या है, इसकी आवाज़ क्या है, तो ये सभी बच्चों को हम सेफली किचन में मम्मी के साथ हम बहुत अच्छे से बतला सकते हैं। इवन यहाँ तक स्पाइसेस क्या हैं, उनका टेस्ट क्या होता है, दाल क्या है, राइस क्या होता है, ये सब चीज़ें, इन सब एक्टिविटी के लिए हम बच्चे को अपने साथ घर पर पौधे में पानी डालना, ये सब बॉडी की पूरी जो है मूवमेंट होना, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम जैसे स्कूल में उन्हें बाहर लॉन में ले जाते हैं, छोटी छोटी बास्केट देते हैं और उन्हें कहते हैं चलो हम घास तोड़ने की एक्टिविटी करते हैं, तो वहाँ पर भी पाम और फिंगर्स की जो मूवमेंट होती है वो बहुत ज़रूरी है। हमारा पोर्स और फिंगर्स की मूवमेंट जो है हमारी जो इसमें मसल्स जो हैं ब्रेल रीडिंग के लिए तैयार होती हैं।
तो और इसके साथ ही साथ सिर्फ बच्चे हमारे पास नॉर्मल ब्लाइंड बच्चा ही नहीं आ रहा है, उसको कुछ ना कुछ, कई बच्चों को फिजिकली भी कुछ और भी प्रॉब्लम हो जाते हैं। बच्चा वन साइड कहीं से कभी काम नहीं कर पाता, कभी उसका वन हैंड में कुछ प्रॉब्लम है, अंगूठे में या उंगलियों में प्रॉब्लम है, और बहुत सारी एक्टिविटी, सोशल उसका जो है कन्वर्सेशन, वहाँ कहीं गैप है, उसका बोलने में प्रॉब्लम है। तो ये सभी बातें हम बच्चे को हेल्दी एनवायरनमेंट में लेकर के आते हैं। और अब हम बात करते हैं कि ब्रेल पढ़ने के बारे में, ब्रेल की रीडिंग कैसे की जाए। तो ये मस्ट है, जैसे हम एक नॉर्मल अपने बच्चे को विज़न जिस बच्चे का है उसको हम बचपन में ही, जब वो 1-2 साल का होता है तभी हम मार्केट से एक अल्फ़ाबेट की बुक ले आते हैं, कोई पिक्चर वाली बुक ले आते हैं, और वो बच्चा खेल खेल में ही उन फिगर्स को देखता है, पहचानता है, उसके लिए वो चीज़ कोई नई नहीं रह जाती। तो इसी तरह से ब्लाइंड बच्चे के लिए भी हम सबसे पहले रीडिंग मटेरियल जो है टच के द्वारा दिया जाएगा। तो उसके लिए हमको टच पावर डेवलप करने के लिए वही बात है कि हमको टच सेंस डेवलप करना है। टच सेंस डेवलप करने के लिए मेन, जब हम रीडिंग में आते हैं, ब्रेल रीडिंग के लिए आते हैं, तो हम बच्चे को जिस माध्यम को देते हैं वो है ब्रेल। ब्रेल में हम ब्लाइंड बच्चे को ब्रेल रीडिंग मटेरियल देंगे। और ब्रेल भाषा जो है, ब्रेल लैंग्वेज जो है, इसके जनक, इसके पिता हैं लुई ब्रेल, जिन्होंने कि आपने लुई ब्रेल के बारे में भी आगे जाना होगा। उन्होंने बचपन से ही किस तरह से संघर्ष करके काफ़ी स्ट्रेन किया, और उस ज़माने में उन्होंने जब इसको शुरुआत की है तो ये काफ़ी मुश्किल था। धीरे धीरे उन्होंने सिर्फ फिंगर टिप्स में ही उसे लेकर आए हैं। 6 डॉट बेस किया है इन्होंने। इस उन्हीं के नाम पर, लुई ब्रेल के ही नाम पर, इस भाषा को ब्रेल लैंग्वेज, ब्रेल भाषा कहा गया है। तो दृष्टि दोष वाले जो बच्चे हैं, इनको पढ़ने और लिखने के लिए टच से जो है वो इस टच पावर से ही वो ब्रेल डॉट के उभरे हुए कॉम्बिनेशंस को पढ़ पाते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं ये उभरे हुए होते हैं, जिसमें कि उनके बिंदु जो डॉट बने हुए हैं वो सेल कहलाते हैं। ये एवरी एक सेल बना होता है। सेल में बच्चे को हम ये जो है यहाँ पर, ये हम इसका एक बड़ा रूप दिखला रहे हैं आपको। ये सेल बने हुए हैं। ये वन सेल में बच्चे को, ये सेल जो है, इनमें ही हम इसको बच्चे को परिचित कराते हैं और दिखलाते हैं कि ये ही आपको रीडिंग करना है, ये आपका रीडिंग मटेरियल इस तरह से विस्तार से आएगा। ये मैं आपको एक बड़ा इसका रूप दिखला रही हूँ। ये बहुत छोटे में हमारे सिर्फ फिंगर स्पोर्ट्स में ही आएगा, इतना छोटा होगा। तो रीडिंग जो आपने ये दिखाया है, तो इसमें भी हम कुछ डायरेक्शन फॉलो करते हैं कि हमें यहीं से स्टार्ट करना है या हमने वहाँ से स्टार्ट करना है? हाँ जी, मैं आपको बताऊंगी। यदि हमें बच्चे को फर्स्ट तो हमें रीडिंग ब्रेल सिखलानी है, इसलिए रीडिंग ब्रेल पढ़ने के लिए ब्रेल पढ़ी जाएगी बिल्कुल हम जैसे कि प्रिंट पढ़ते हैं। बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, तो हम हमेशा उसको इधर लेफ्ट साइड में फिंगर रख करके और फिर इस तरह से बाकायदा दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर का यूज़ करते हुए ब्रेल रीडिंग की तरफ लेकर आएंगे। मैम ये हमारे दर्शकों को दिखाएंगे एक बार? हाँ जी, मैं आपको डिटेल में इसके बारे में अभी कुछ देर में बताऊंगी। So we saw how to develop the touch sense into a visually impaired child. First, as we have talked enough, we have to strengthen different senses, which is communication, auditory, visual, tactile, kinesthetic. Kinesthetic, it is a very important sense in order to develop into a visually impaired child. We can make the child to understand the depth perception, height perception, and we can develop the orientation and mobility techniques into a child, which further helps in developing or strengthening the tactile sense into a child. It's very important to involve the activities into the home for developing or strengthening the tactile sense into a child. For example, if the mother is working in the kitchen, we can make the child to go into the kitchen, and if the mother is working with अगर जैसे आटा गूंद रही है मदर, तो हम बच्चे को बता सकते हैं कि वो बच्चा उसको फील करे कि आटा कैसे गूंदा जाता है, और we can provide different spoons and different bowls to the child in order to have a tactile experience of them. In school, we can also make the child to play with the beads, and in the home
we can provide different pulses or rajmas or chawal ka dana we can provide to the child to have a more good tactile experience. And we can have a trip to the park, etc., and we can provide the child a basket, and we can make the child or say a child that you have to pluck the flowers or you have to pluck the grasses. These all help in developing the tactile sense into a child, and it is very important to strengthen all these senses, not in isolation but in combination with one another. Like example ma'am give, this is a pegboard. Before moving on to the braille slate, we can provide the child this activity. As you know, in braille we write from left to right and read from right to left. So in this way we can also make a progression by writing from left to right and reading from right to left. Then we can progress on to the braille, which is done by the help of a braille slate, and braille was developed by Louis Braille, and it is known as the braille slate after his name only. First he devised a 12 dot system, but it is very difficult to come under of one fingertip. Then he make it shortened to 6 dots. So it is very important to develop the braille concept of braille dot into a child. We can provide the long dots or long lines or short lines, and we can provide the lines having a break in between. और मैम जो लो विजन बच्चे हैं, क्या उनमें भी हम ये टैक्टाइल सेंस डेवलप करेंगे? क्योंकि उनको तो हम लार्ज प्रिंट और ये कंट्रास्ट कलर कंट्रास्ट मटेरियल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उनमें क्या ज़रूरी होता है कि हम टैक्टाइल सेंस और डेवलप करें? नहीं, लो विजन बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान यहाँ वहाँ भटकता है, उनमें कंसंट्रेशन एक्चुअली नहीं हो पाती है। ब्लाइंड बच्चों में वो कंसंट्रेट कर पाते हैं उस चीज़ को, क्योंकि उनका ध्यान यहाँ वहाँ नहीं जाता, लैक ऑफ विज़न। इन बच्चों को जो आप पूछ रहे हैं लो विज़न बच्चों को, उनको हम कई तरह से कलरफुल वही है कंट्रास्ट देना डिवाइस देने होते हैं उनको, और उनका जो है कलरफुल एल्बिनो बच्चे हैं, और भी कई तरह के हैं बच्चे जो जिनमें कि कैटरेक्ट वगैरह की प्रॉब्लम से भी उनमें लो विज़न है, लाइट के कारण उनको प्रॉब्लम है। कुछ बच्चों को लाइट से भी प्रॉब्लम होता है, उन्हें डार्क एरियाज़ में रख करके हमें पढ़ाना होता है, बतलाना होता है, तो उनका जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। क्लास में भी हम उन्हें अदर दूसरा एक ग्रुप बना कर देते हैं, और वो मोस्टली हम उन्हें देते हैं प्रिंट मटेरियल, लेकिन कोशिश करते हैं यदि उनका विज़न बना रहता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि उनके विज़न में लेस होता है तो उसको हम धीरे धीरे ब्रेल की ओर लेकर आते हैं, और जितनी भी कोशिश कर पाते फिर भी उनमें कुछ प्रॉब्लम बने रहते हैं कि वो देखकर रीडिंग करते हैं या देखकर लिखना चाहते हैं वो ब्रेल को, तो वो भी हमें उनको फिर भी ब्रेल की ओर लेकर आना ही होता है, उसके साथ साथ उनकी उस प्रॉब्लम के साथ साथ। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनको पढ़ना और लिखना तो बहुत ही ज़रूरी है। जब वो इस एजुकेट होना है, उन्हें पढ़ना लिखना है आज के टाइम में, तो इसके लिए उन्हें हम ब्रेल की तरफ लेकर आते हैं। चाहे हम कितने भी तरह से साधनों से हम ब्रेल सीखें, लेकिन उसमें ब्रेल कितने भी तरह से हम कुछ भी सीखें, लेकिन उसमें ब्रेल तो मुख्य है ही कि ब्रेल रीडिंग और राइटिंग करनी उसे आए, चाहे वो किसी भी तरह का रूप हो, चाहे वो कंप्यूटर से करता हो या वो ब्रेलर से करता हो या वो ब्रेल स्लेट से करता हो। तो मैं आपको बतला रही हूँ कि जो ये ब्रेल सेल है, ये ब्रेल सेल है, ये आपको मैं एक बना हुआ कार्ड है, इसका एरिया जो 6 मिलीमीटर बाई 3.6 मिलीमीटर का होता है। ये 6 मिलीमीटर लंबे और 3.6 मिलीमीटर के चौड़े एरिया में इस तरह से बनेंगे। हम जो ब्रेल डॉट्स होते हैं उनका आप मेजरमेंट बता रहे हैं 6 बाई 3.6 मिलीमीटर। हाँ, ये ब्रेल स्लेट में ये छोटा, इसका ही मैं बड़ा एक आपको ये कार्ड दिखला रही हूँ। ये जो ब्रेल डॉट बना हुआ है इसका एरिया 6 मिलीमीटर लंबाई में है ये, और 6 ये आप कोई भी डॉट देख लीजिए, 6 मिलीमीटर जो है लंबाई में है और 3.6 मिलीमीटर जो है चौड़ाई में है। यही इसका एक ही बड़ा फिगर है। इससे हम बच्चे को पहले बड़ी चीज़ दे करके बहुत अच्छी तरह से वो हाथ लगाना सीखता है। इसके ही और भी तरह के मॉडल्स हैं, मैं आपको उनमें भी दिखलाती हूँ। तो ये हम बच्चे को पहले इससे सिखाते हैं। यस, ये फर्स्ट, हाँ जी, ये मार्बल बोर्ड है। इसको रखने की भी पोजीशन होती है कि ये राइट साइड में बॉक्स हमारे रहे, और जब हमें उसे रीडिंग करवानी है तो हम उसे लेफ़्ट साइड से देंगे, और जब हमें उसे लिखना सिखलाना है तो हम उसे राइटिंग करवानी है तो हम राइट साइड से देंगे, और जब रीडिंग करवानी है तो लेफ़्ट साइड से देंगे। जब पढ़ना है तो बाईं तरफ से देना है, पढ़ने के लिए हम बाईं तरफ से देंगे, और जब लिखना है तो दाहिने हाथ की तरफ से हम उसे पढ़ने के लिए डिवाइस देंगे।
So rather than progressing on to Braille, first we can provide different teaching aids to the child so that his tactile sense develop more strongly and he is able to get a more clear concept of the 6-dot system, like the way ma'am showed. We can first make the child to have a concept of different dots or 6-dot system. These are simple things which are used from the home, and we can make the child to develop the 6-dot system concept very easily. Then this is another teaching aid which is shown by ma'am. मार्बल बोर्ड, This is a marble board, and we can make the child to write from left to right and read from right to left as we do in Braille slate. And we can have these marbles present into these pegs, and the child can use, depending upon the child unique needs or how the learning patterns of the child, we can use different combinations of the Braille dots in order to teach the child. For example, we can show 1 and we can show 1, 1 or 3, or 2. we can show 4 and 6, or we can show 2 and 5. These patterns can be followed in the child 4, depending upon the learning styles of 5. the child. 1, 2 and 4, 5. Dot Okay. number 1, 2, 4 and 5. These are dot number 1, 2, 4 and 5. So depending upon the child learning needs and learning styles present into each particular child, we can teach him the concept of the 6-dot system. और मैम और क्या एक्टिविटीज़ हैं? अच्छा, तो ये जो है हमारे डॉट्स हैं 1, 2 एंड 3, 4, 5 एंड 6। ये जो डॉट हैं ये हमारे ब्रेल के पूरे 6 डॉट बनते हैं इस फ्रेम में। इस तरह से हमारे हिंदी में जो है, हिंदी ब्रेल में 63 कॉम्बिनेशंस बनते हैं और इंग्लिश में हम 26 अल्फ़ाबेट्स जो हैं लिख सकते हैं। अलग अलग अक्षर जो हैं बन करके वो एक शब्द को बनाते हैं। जैसे हमें लिखना है नगर, तो हमें न, ग और र, इन तीनों अक्षरों को जब सीख लेंगे हम, तब हम उनके जोड़ से हम न, ग, र, नगर एक शब्द बनाएंगे। तो इस तरह से बच्चा जो है ब्रेल रीडिंग के प्रोसेस में धीरे धीरे उंगलियों को वहाँ पर रखकर तो उसे बाकायदा सिखलाया जाता है, उंगलियों को टच करके, और फिर ब्रेल रीडिंग के लिए वो तैयार होता है कि किस तरह से ये अक्षर पढ़ा जाएगा और वो क्या बना है। तो इस तरह से वो अपनी उंगलियों को, इंडेक्स फिंगर को मेनली मूव करके वो रीडिंग कर पाएगा। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि ब्रेल जो है हमने उसे कुछ ग्रेड 3 ग्रेड दिए हैं जिस पर आधारित हमारी ब्रेल प्रोसेस है। फर्स्ट ग्रेड जो है बेसिक लेवल है, इसमें हम बच्चे को जस्ट जब वो हमारे पास आता है हम स्लेट से परिचित कराते हैं कि ये ब्रेल स्लेट है, ये टीचिंग मटेरियल है, हमारा रीडिंग राइटिंग मटेरियल है, और हम इसमें अलग अलग अक्षरों को जब लिखते हैं तो वो कैसे लिखे जाएंगे। वही बात है कि बच्चे को हम अलग अलग अक्षर लिखना सिखाएंगे। जैसे हमें लिखना है महल, म, ह, ल, महल हमने कैसे लिखा, वही तीनों अक्षरों को हमने अलग अलग लिखा है, फिर उसको साथ में रीड किया है, तो वो एक अक्षर, अलग अलग अक्षर जो वो एक शब्द बने हैं। तो तीनों को ब्रेल में लिखा है। ये जो लेबल है हम क्लास 1 के लिए, क्लास फर्स्ट के लेवल में बच्चों को, जो हमारा स्कूल का लेवल तो नहीं है, नॉर्मल आम स्कूल का लेवल तो नहीं है, ये हमारी ब्रेल की स्पेशल क्लासेस में हम 3 साल के अंदर में बच्चे को ब्रेल का जो एक लेबल देते हैं उसका स्टार्टिंग है। ये हमारे प्रिपरेटरी सेक्शन का फर्स्ट क्लास का कोर्स उसमें करवाया जाता है। तो बच्चे को हम ओपन ब्रेल के माध्यम से यहाँ पर पढ़ना सिखलाते हैं। ये जो है ओपन ब्रेल में बच्चा बिना मात्रा के अक्षर, बिना मात्रा की कहानियाँ आसानी से या बिना आधे अक्षर का काम आसानी से कर सकता है। ये जो आपने बताया कि हम ग्रेड 1 में महल जैसे आपने एग्जांपल दिया, तो म के बाद हमें सेल छुड़वा कर लिखना है बच्चे को, महल। ये स्टार्टिंग में डिपेंड करता है बच्चे को कि उसकी रीडिंग कैपेसिटी कैसी है। यदि वो रीडिंग इजीली कर सकता है, हर एक बच्चे डिपेंड करता है हर एक बच्चे पर। हम उन्हें कई तरह से सिखलाते हैं। 2 लेटर वर्ड से स्टार्ट करते हैं, अ, ब, अब सिखलाया और उसके साथ में रीडिंग दी, तो वो दोनों हम अ और ब अब बार बार प्रैक्टिस देते हैं, तो वो बाकायदा फिर 3 लेटर ग्रेजुअली बढ़ते हैं, तो वो धीरे धीरे उनको रीडिंग उसमें आ जाती है। अपना ही जो पेपर लिखते हैं उसी को ही सेल्फ रीडिंग करने के लिए हम उन्हें देते हैं, तो वो चीज़ उसमें आ जाती है। सेकेंड लेवल जो हमारा यहाँ पर है ग्रेड 2 जो है, ये ब्रेल का कॉन्ट्रैक्शन जब हम सिखलाते हैं बच्चों को, ओपन ब्रेल पूरी तरह से आ जाने के बाद, पंक्चुएशन आ जाने के बाद में बच्चे को आधा अक्षर लिखना, हिंदी में मात्राएं लगाना, हिंदी में मात्राएं कठिन होती हैं,
मात्राएं हिंदी ब्रेल हिंदी में पहले लगाई जाती हैं और आधे अक्षर का भी कॉन्सेप्ट दिया जाता है। वो सब हो जाने के बाद में जब धीरे धीरे आगे 3rd क्लास 4th क्लास का जो नॉर्मल स्कूल का कोर्स है, वहाँ से हल्का सा हम उन्हें कॉन्ट्रैक्शन देना शुरू करते हैं। तो वहाँ पर ये ब्रेल अच्छी है। जैसे हमें एंड लिखना है, AND एंड, तो पेपर पे हम ये ना लिखकर और भी बहुत सारे अक्षर हैं, शब्द हैं, तो उनको हम एक शॉर्ट फॉर्म देने के लिए हम कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ करने लगते हैं, तो जो कि एक सिंबल के रूप में होता है। तो ये हमारे ग्रेड 2 की जो बुक्स हो जाती हैं उनमें बच्चे यूज़ करते हैं। और इसके अलावा फिर जो 3rd लेवल आ जाता है, ये और भी कठिन एब्रीविएशंस इसमें यूज़ होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एब्रीविएशन यूज़ होते हैं। और ये मोस्टली बड़े लोग जो है राइटिंग के लिए, शॉर्ट हैंड के लिए, कहीं मीटिंग्स में है, नोट्स लिखने के लिए ये यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ब्रेल जो है वो भी प्रिंट की तरह ही एक तरह से कठिन होती जाती है, आसानी से कठिन होती जाती है। मैम जैसे आपने डिफरेंट ग्रेड्स बताए ब्रेल के, ग्रेड 1, 2 एंड 3, तो अगर कोई बच्चा है ग्रेड 1 लेवल पे है ब्रेल के, तो उससे ग्रेड 1 से ग्रेड 2 तक आने में कितना टाइम लगता है यूजुअली? ये भी बच्चे की एक्सेप्ट करने की पावर पे डिपेंड करता है, वो कितनी जल्दी किसको सीख सकता है। यदि उसके फिंगर्स की पावर, उसके ब्रेन के ऊपर ये डिपेंड करता है। और साथ ही साथ फैमिली का एटमॉस्फेयर, टीचर तो अपना डे बाय डे डेली उसको दे ही रहे हैं, रोज़ एक ना एक थोड़ा थोड़ा काम हम करवाते ही हैं। उसका डेली जो है होमवर्क भी है, क्लास वर्क होमवर्क को कोरिलेट करते हैं। बच्चे की प्रैक्टिस कितनी है, वो कितनी रीडिंग कर पाता है, इस सब की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी उसे कैच कर लेगा, और उतनी जल्दी ही हम उसे सिखाने का मौका, सीखने का मौका ज़रूर से देते हैं। So as told prior, we have to first strengthen the tactile sense of a child. We can provide, after progressing on to the tabletop activities, we can provide the different activities to the child, and simultaneously the attention and concentration of the child is also being improving. We can provide different braille dots to the child, for example long dots, long lines, short lines, or lines having frequent breaks in between. And after we have make sure enough that the child has developed or the concept of these 6 dots, we progress onto the braille slate. मैम क्या आप मुझे ब्रेल स्लेट पास कर सकते हैं? Now this is a braille slate having a stylus with it. This is a stylus and this is a braille slate, and usually it consists of different cells, and the cells measurement it is 6 by 3.6 millimeter. And मैम पेपर पास करा सकते हैं? So usually this is a braille paper, and braille paper has 2 sides, smooth one and rough one. So we have to insert the paper from the rough side in order to write into the braille slate, and we write from left to right and read from right to left. So this is a standard braille slate, and the position of writing into a braille slate, the stylus should be hold like this, and the hand should be straight onto the braille slate, and the stylus should not be hold into different deviation patterns like the child do. In that case, if the different deviations are present into the child patterns of holding a stylus, the braille dots can be punched wrongly. So we have to make sure that the stylus should be handled correctly, and this is the standard braille slate with its stylus. So after we have make sure enough that the child has developed the tactile sense onto tabletop activities by providing him different homemade materials. For example, we can make him learn like what is the tactile experience of touching pulses or chawal or rajma, or different spoons, bowls, etc., or making a trip to the garden while providing him a basket and make him to pluck grasses and flowers. We then progressed on to the standard braille slate. मैम आगे बढ़ते और हम क्या देखेंगे? आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि वही बात है कि बच्चे को हम टच पावर को जितनी अच्छी तरह से डेवलप करा सकते हैं, बच्चे की प्रोग्रेस के लिए वो उतना ही अच्छा होगा। जो बातें हम यहाँ क्लासरूम में बच्चों को उनके पेरेंट्स को गाइड करते हैं, अगर यदि वो वाकई में घर पर भी होती हैं तो उसका रिज़ल्ट डे बाय डे हमें बच्चे के साथ देखने को मिलता है। बच्चे को अपना बैग तैयार करना, टिफ़िन खोलना बंद करना, पानी का बॉटल खोलना बंद करना, ये सभी इतनी सारी एक्टिविटी हैं जो कि हमारे पूरे फिंगर्स मूवमेंट और पूरा हाथ ही इसमें हमारा कोरिलेट हो जाता है। रोटी तोड़ना, लंच करना, ये सभी बातें जो हैं बच्चे को तैयार करती हैं ब्रेल टीचिंग के लिए।
फिर वही हम इस टच में हम जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन सा टच हमने अभी महसूस किया, कब गर्म छुआ, कौन सी चीज़ हमने ठंडी छुई, कौन सा टेक्सचर। मैं बच्चों को पूछती हूँ, बच्चों आज मैंने क्या पहन कर आई हूँ, उनको टच करती हुई चेयर के पास से लेकर आती हूँ कि आज मैं क्या पहन कर आई हूँ। जो बच्चे टच करके बतला सकते हैं वो कुछ बच्चे बड़ी जल्दी बतला देते हैं। इवन मैं फिर जो टेक्सचर यूज़ किया, अच्छा आजकल हम कौन से कपड़े पहनने लगे हैं, क्यों पहनने लगे हैं, वुलन क्यों पहन रहे हैं, ये सब फिर से कोरिलेट करते हुए सीजन्स की बात आ जाती है। तो वहाँ पर टेक्सचर और सीज़न जो आ रहा है उसकी बात हमने की। और टेक्सचर को डेवलप करने के लिए हमेशा कोई ना कोई चीज़ उन्हें हम देते रहते हैं और ज़रूर से उन्हें पूछते हैं कि बेटा आपने अब क्या छुआ, ये कैसा था, अच्छा टिफ़िन आज नया वाला है कि आज पुराना टिफ़िन आया है आपके पास, अच्छा मैं कौन सा काम कर रही हूँ। मैंने अब सिर झुकाकर आपसे, कुछ बच्चे सिर ऊपर करके बात करते हैं, तो उनको ये पूछा था कि मैं क्या ऊपर हूँ, मैं ऊपर पंखे पर बैठी हूँ या मैं ऊपर सिर करके बात कर रही हूँ, तो आपको भी कैसा लगेगा। ये सारे पोस्चर उनको क्लियर करते हुए हम टच, पोस्चर और डेली का उनका वही मेमोरीज़ के ऊपर लेकर आते हैं बच्चे को। तो मेमोरी के ऊपर लाने के लिए भी हम उनके साथ शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी कि कल आपने लंच में क्या खाया था, हॉस्टल के बच्चों का लंच एक जैसा क्यों होता है, सारे बच्चों का लंच एक साथ क्यों आया है। तो ये सब बातें क्वेश्चन आंसर डेली करने से वो एक दिन आंसर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। डे स्कॉलर बच्चों का लंच अलग क्यों होता है, फिर डे स्कॉलर बच्चे क्या खाकर आते हैं, वो दूर से आते हैं, वो क्यों नहीं खाकर आते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो कि हम उनसे, या कल क्या किया था, किसकी शादी में गए थे, उन्हें बच्चों को हमें ज़रूर बताना है कि हम कहाँ गए थे, क्यों गए थे, ये सारे रीज़न्स। फिर धीरे धीरे हम बहुत सारे काम हैं जो कि जैसे ये पैक बोर्ड हम क्लास में जब बच्चों को देते हैं तो पैक बोर्ड में भी हमने बटन से यहाँ पर उनको एक मार्क किया हुआ है कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो हम एक स्टैंडिंग लाइन इस तरह से भी बनाएंगे और एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। तो स्टैंडिंग लाइन बनाने के लिए पहले तो बच्चा अटेंडम सारे पैक बोर्ड में ही पैक्स फिक्स करता है और वो कहीं भी अटेंडम, हमें उसमें भी यही है कि हमारे दोनों हाथ इसमें मूव कर रहे हैं और दोनों हाथों की एक्टिविटी हो रही है और वो कहीं भी अटेंडम, उसका एक ब्रेन जो है काम करने के लिए कि ये मेरा काम है, प्रिपेयर हुआ और उसने निकाला और लगाया। तो ये निकालने और लगाने में जो हमारी उंगलियों ने प्रेशर दिया, ये उसने एक्टिविटी यहाँ पर पॉजिटिवली की। फिर धीरे धीरे बच्चों को हम सिखलाते हैं कि ये तो काम हमने कर लिया बहुत सारा, अब हमें एक दिन प्रॉपर वे में काम करना है, तो हम लाइन कैसे लगाएंगे। तो वही है कि एक लाइन वन हैंड से जो हमने राइट हैंड अगर यदि हमने इन्वॉल्व किया लगाने के लिए, तो लेफ्ट हैंड हम होल ढूंढने के लिए करेंगे कि उसका सेकंड होल जो है सेल कहाँ है, दूसरा होल कहाँ है, 1 बाय 1 बच्चा। तो उसमें एक फंक्शनिंग आती है कि हमको स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन कैसे लगानी है। सीधी लाइन लगाने के बाद में स्लीपिंग लाइन लगानी है। फिर पूरा वो घेरा बना लेते हैं, हम उन्हें एक सीन बताते हैं कि देखो हमारे स्कूल की दीवार भी बन गई और हम यहाँ पर हमारा क्लासरूम भी बन गया और यहाँ पर हम बैठे एक्टिविटी कर रहे हैं। यह हमारे प्रेयर के बच्चे लाइन में लगे हुए हैं, चलो सारे प्रेयर के बच्चों की लाइन लगा देते हैं। तो वो खुशी खुशी इस काम को पॉजिटिवली करते हैं। तो ये हमारा फ्री पैक बोर्ड है। मैम जैसे आपने बताया कि हम टेक्सचर भी डेवलप करते हैं, तो ये ब्रेल स्लेट पे प्रोग्रेस होने से पहले ये एक्टिविटी होगी या ब्रेल स्लेट पे प्रोग्रेस होने के बाद ये एक्टिविटी होगी? ये हम ब्रेल स्लेट से पहले देते हैं ना, टेक्सचर की एक्टिविटी देते हैं कि वही है कि आपने कौन सा स्वेटर पहना, सॉफ्ट है या मेरा शॉल कैसा है, मेरा स्वेटर कैसा, उन्हें हम टच जब देते हैं तो टच देने के लिए हम उन्हें ये बुक्स हैं, इस तरह की और भी हमारे पास बहुत सारे फाइल हैं, मटेरियल हैं, इवन वही स्कूल में अंदर बाहर डेस्क टेबल सभी चीज़ें उनको टच करके कि देखो ये चीज़ जो ये बज रही है, ऐसी तो हमारी टेबल भी है और क्या क्या चीज़ें हैं रूम में, अपनी चेयर देखो, शेल्फ देखो, मैम की चेयर देखो, मैम का टेबल देखो, अपना जिसमें अपना बैग रखा है आपने वो वाला भी चेयर देखो, टेबल देखो। तो ये सभी चीज़ें, आपने जो ड्रेस पहना वो सब कैसा है, इन सब का टेक्सचर देखो, ये किससे मिलता है, हमारे टिफ़िन से मिल रहा है या हमारे रेनकोट से मिल रहा है या हमारे बैग के टेक्सचर से मिल रहा है, ये किससे मिल रहा है। उनको बैग की पहचान भी फिर हम इसी तरह से करवाते हैं कि आपका बैग में ऐसे क्या क्लू है। यदि मान लो बाई चांस कुछ भी नहीं मिलता तो हम उनकी मदर से कहते हैं कि एक इसमें की रिंग आप चेन के साथ ऐड कीजिए, बच्चा उस की रिंग के थ्रू पहचानेगा कि वो बैग में उसका है। तो ये डिफरेंट टेक्सचर है, रफ टेक्सचर है, इन सब से बच्चा पता करता है कि ये चीज़ क्या है और किसको कोरिलेट कर रही है।
ये सभी हम स्टार्ट करते हैं टच के पावर के लिए। देन जब हम ब्रेल में आ जाते हैं तो ब्रेल स्टार्ट करने के लिए यही है, नंबर्स हैं, कितनी चीज़ें हैं उनको बतलाई जाती हैं, कितना सामान है वहाँ पर। घर पे भी हम उन्हें देते हैं कि पोटैटो काउंट करके आना, आज अपने घर के सारे स्पून काउंट करके आना, आज टेबल गिन कर आना, आपके घर में कितने बेड हैं वो गिन कर आना। तो उसी तरह से हम बच्चों से पूछते हैं कि फिर ये कितने फिगर्स, कितना होल बना, ये बता तो नहीं पाएंगे कि ये क्या लिखा है। ये तो हमने अपनी सुविधा के लिए फिगर्स बनाए हैं कि ये हमें भी अच्छे लगे, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से, साइटेड पर्सन को, ब्लाइंड पर्सन दोनों को ही वो अच्छे लगे, टच करने में भी और देखने में भी। यदि लो विजन बच्चा भी इन्हें देखता तो वो कलरफुल एक्टिविटी उसे बहुत अच्छी लगेगी। तो हम उससे पूछे ये कितने होल्स हैं, इस पेपर पे कितने होल हैं, तो वो बताने के लिए एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लेकिन आगे से वो तैयार हो जाता है कि मैम ने इस बुक को, ये हमारी बुक है, वो रोज़ रोज़ से परिचित होता है, ये मेरी किताब है और मैं इसे देखकर मैम को जल्दी से बता दूंगा कि ये फिगर्स कितने बने हुए हैं। हालांकि तब तक उनका स्टार्टिंग क्लास में फिर भी उनका इतना डेवलप नहीं हो पाता है कि ये कौन सा एकदम इक्वल एग्जैक्ट शेप है, फिर भी सर्कल, स्क्वायर में वो फ़र्क बतला देते हैं। So before progressing onto the bracelet, we also have to make the child to identify different textures. For example, we can provide a texture book to the child. Like in case of this, if the child touches this texture, we can make the child to correlate what other things are present into the environment with whom this texture correlates, either with the shawl or either with the sweater, etc. Then next, the child can touch this, and this is a wood, and the child can correlate it with the table, chair or different other wooden things which is present into the classroom. Then next we can progress on to this texture. It just the child can correlate it with the texture of that of a bag or that of a raincoat, and simultaneously this is texture of a sponge, and we can make the child to know that the sponge which is used while bathing, and the child can also feel it, or the child can also get a concept of this texture of a sponge, what it is like. And we can also provide different sandpapers which is rough, soft, hard, etc. But we have to mind that we do not have to damage the tactile receptors. We do not have to provide the harsh kind of things to the child, otherwise it will damage the tactile receptors, because it is the only mode or the only reliable mode which the visually impaired child depends upon in order to read and write further. Simultaneously we can also progress on to numbers. Like in this case, this is a number book. Also the child can get an idea what does the shape of 3 like, although in starting it is very difficult to get an idea what does the shape of 3 is like, but later on, progressing on to further reading and writing, the child can get an idea what does 3 look like, or what is the shape of 3. And simultaneously it is also very important or also very motivating for a low vision child to see these different kind of bright materials. Plus the child can also feel the different kinds of shapes, such as that of a star or that of a square or that of a circle. Although initially it is very important to identify these shapes, but later on, as providing different activities to the child can also identify the different shapes along with the textures, etc. After the child has developed all these textures and these number activities, we can progress on to different pegboards. Like in this case, this is a pegboard. The child, we can make the child to draw the lines, either the vertical lines, or we can make the child to draw the standing lines, and we can also make the child to draw the boundaries, like in this case. And while drawing the pegboards, the child's one left hand should be onto the dots, like in this way. The child's left finger should be onto the dots, progressing, and he can make the peg into the pegboard. In this case, the child is able to identify or make a concept of directionality, that he has to progress into this line or he has to progress into this pattern. So we can make the child to draw the lines, vertical or standing lines, or draw the boundaries. In this way, these are different activities which should be done on while or rather progressing on to the braille slate first. और मैम आगे और कौन सी एक्टिविटीज़ आप हमारे दर्शकों को मैं आपको यही बार बार बतलाऊंगी, पेरेंट्स सभी पे ही जाने कि बच्चे को हमें लेफ़्ट और राइट की कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से बतला देनी है। दिन भर हम उन्हें बहुत सारी एक्टिविटी लेफ़्ट और राइट की करवाते हैं। इवन जब पीटी होती हैं सुबह मॉर्निंग में, तो हम उन्हें बार बार लेफ़्ट राइट हैंड अप, लेफ़्ट हैंड डाउन, राइट हैंड अप, इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ को वेस्ट में रखो, उसकी मूवमेंट करना है, ये सब तो हम करवाते हैं। क्लास में भी हम आपके लेफ़्ट साइड में कौन बैठा है बेटे,
आपके राइट साइड में कौन बैठा है, मैम कहाँ है, अच्छा चलो अपने फ्रेंड का राइट ईयर पकड़ो, और अच्छा इस तरफ से फ्रेंड का लेफ्ट ईयर पकड़ो। तो इस तरह की बहुत सारी, अपने अपने फ्रेंड का लेफ्ट ईयर पकड़ो, तो उन्हें ये भी पता चलता है कि दूसरे की भी बॉडी में वो चीज़ कहाँ है। और दूसरा ये कि वो नॉर्मल किस तरह से वो अपना फ्रेंड्स बना करके, और उसे डायरेक्शन का बार बार कि टिफ़िन अब इस साइड में जाना है, एग्जॉस्ट फैन किस तरफ चल रहा है, वो डायरेक्शन कौन सी है, वहाँ जाना है। तो बार बार उन्हें डे बाय डे की लाइफ में भी राइट लेफ्ट अप डाउन दोनों की ही हमें देना बहुत ज़रूरी है। इसमें भी हम बच्चों को वही है कि अपर लाइन में कहाँ जाना है, लोअर लाइन में नीचे कहाँ आना है, लेफ्ट साइड कहाँ है, राइट साइड कहाँ है, बार बार बच्चे को ये दिखलाना। फिर उसके बाद हम इनको स्लीपिंग लाइन में भी लेफ़्ट टू राइट टू लेफ़्ट, ये सब जो प्रोग्रेस एक्टिविटीज़ हैं ये करवानी बहुत ज़रूरी है। तो ये मोस्टली हमारा फ्रेम इस सब काम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि हम दिन भर में बच्चे को कई बार लेफ़्ट राइट और अप डाउन ये सब की प्रोसेस हम करवाते रहें। इसी के साथ साथ हमें बहुत सारी बातें हैं जो कि उनकी रियल लाइफ से लेनी, कि आज ऐसा था, वो दरवाज़ा वहाँ खुला था, या कोई भी जो एक्टिविटी है उसको कोरिलेट करें कि मैच क्या हुआ था, कौन कहाँ पर गिर गया था, फिर क्या हुआ था, उसको रिलेट करते हुए कि अच्छा उसको ये डायरेक्शन पता नहीं होगी इसलिए वो उसने वॉल छोड़ दी, या आपको दीवार छोड़कर मैं आपको बाहर एक्टिविटी के लिए रैंप पर भेज रही हूँ, तो आप वहाँ पर लेफ्ट हैंड पकड़ करके ही जाना, और जब उतरोगे तो राइट हैंड पकड़ कर उतरना, तो आप उससे गिरोगे नहीं, किसी से टकराओगे नहीं। तो ये सब चीज़ें जाने से वो सेफली अपने को कि हाँ मेरे को राइट हैंड का कहाँ पर यूज़ करना है, लेफ्ट हैंड का यूज़ अब कहाँ करना है, जाने में लेफ्ट हैंड से जाना है और आने में राइट हैंड से रैंप को पकड़ कर आना है। ये सारी एक्टिविटी हैं उसके हमें डे बाय डे के प्रैक्टिकल से ही लेकर आते हैं। तो हम अपनी इन प्री ब्रिल क्लासेस में बच्चे को बहुत सारे कि बैग में कल आप इतने मटर लाएंगे, उतनी मूंगफली लाएंगे, मूंगफली के हम क्लास में छिलके छिलते हैं, मटर के छिलके छिलते हैं, आपस में बांटकर शेयरिंग करके खाते हैं, ये सब एक्टिविटी उनसे करवाते हैं। वही फिर राजमा चावल अलग करना, तरह तरह के बीट्स लेना और उनके शेप्स के साथ अलग करना कि चलो आज ट्रायंगल वाला ही लगाएंगे, आज हम सब ट्रायंगल का ही काम करेंगे। तो ट्रायंगल में कौन कौन सी चीज़ हमने खाई थी, शाम को हमने नाश्ते में क्या समोसा खाया था तो उसका शेप कैसा था, तो ट्रायंगल को कोरिलेट करते करते सारी चीज़ें ट्रायंगल में लेकर आएंगे। फिर ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी हैं जो कि जैसे पत्ते तोड़कर पत्ते पिरोना, उनकी झाड़ू जैसी बनाकर लगाना, तो हमने झुककर वो एक्टिविटी की। ये सब क्रियाएं जो हैं लेफ़्ट राइट के हमारे जो प्रोसेस है, एक्टिविटी है, वो करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। So it is very important to teach the directionality concept to the child, to the visually impaired child, because if he progress onto the braille slate, and in the braille slate we write from left to right and read from right to left, so it is very important to teach the concept of directionality to the child. We can incorporate these directionality concepts into the child daily routines. For example, if a child is attending assembly, so we can provide instructions to the child: hold your friend's left hand, or hold your friend's right hand, or move your right hand up, or move your left hand down. In this way we can incorporate these instructions about the directionality into the child daily routines. Then we can provide different activities to the child. For example, in order to recognize the shapes, like if the child is having a lunch or there is a meal time, we can make the child provide the child parathas in the shape of a triangle, or that of a roti into a circle. So in this way we can also develop certain shapes concept to the child. Plus, as we saw into the book or the number book, in that case also we can develop the shape concept into the child, that of a star, that of a triangle or square, rectangle, circle. And also the directionality concept, we have to stress upon the directionality concept of the child from the beginning, because it is very important in order to read and write into the braille. And these the directionality instructions, they can be incorporated into the child's daily routines, whether it's in the school or whether it's in his house. आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हम टीचिंग एड्स में और क्या देखेंगे। इन्हीं प्रैक्टिस को ही हम आगे बढ़ाते हुए बच्चों को एक बहुत अच्छी एक्टिविटी करवा सकते हैं थ्रू बुक के। जैसे हम बच्चों को बताएंगे कि बच्चों बुक क्या होती है, बुक की कॉन्सेप्ट मुंह से बोलना, फिर उसे बुक की कॉन्सेप्ट देना, बुक क्या कहलाती है। तो हमने उसे बुक दी,
फिर उसको हमने कहा कि अच्छा ये बताओ बुक का ऊपर का हिस्सा कौन सा है, नीचे का कौन सा है, जो क्लिप्स लगे होते हैं, जो स्टेपल किया हुआ हिस्सा है वो बुक का अंदर का हिस्सा, तो क्या वहाँ से बुक खुलेगी। इस तरह से हम बहुत सारी उससे एक्टिविटी करवाते हैं। उनसे पूछते हैं कि इसका शेप कैसा है, ये लंबी है, चौड़ी है, भारी है, हल्की है, क्या इस बुक में कैसा है, इसका टेक्सचर कैसा है, रफ है कि फाइन है, ये स्मूथ है, फिर इसमें कितने पेजेस हैं, चलो हम इनको गिनेंगे। तो इसका आगे का हिस्सा कौन सा है और पीछे का हिस्सा कौन सा है, क्या हम इसे सारी बुक को ही पेज कह देंगे या कि इसके कुछ पेपर्स होंगे, इसको खोलने का तरीका क्या है। तो अब तुम बतलाओ कि इसका आगे का हिस्सा कौन सा है और पीछे का हिस्सा कौन सा है, ये बुक कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ से ख़त्म हो रही है। ये सारी बहुत सारी एक्टिविटी हम उसके हाथ में, बच्चों के हाथ में बुक दे करके, तो कोई भी ड्राइंग बुक है, छोटे स्मॉल बुक है, जो भी बच्चों को अच्छी लगती है हम उन्हें बना कर देते हैं और उन्हें इस तरह से बुक्स दे देते हैं घर के लिए भी कि ये आपकी एक्टिविटी, आज इसको खेलना और इसको खोलना घर में, ये कैसी एक्टिविटी आपको अच्छी लगती है। तो ये तो हम घर पे ही प्रिंट बुक्स, मदर्स जो हैं अपनी कोई भी बुक्स दे सकती हैं, जो भी उनके पास आती हैं, मैगजीन्स जो हैं आती हैं डेली, ये दे सकती हैं इसको। फिर बच्चे को उसकी एक्टिविटी करवाएं। अब हमें बच्चे को पेपर पलटना सिखाना है, तो वो बच्चा कहाँ से कर रहा है, तो हमें उसको दिखाना है कि चित्र भी इसमें बने होते हैं, तो बुक सीधी कहाँ से है। तो हम बच्चे के लिए एक प्लेन बुक में एक बिंदी लगा करके भी, कि जहाँ से बिंदी लगी है, जहाँ कुछ उभरा हुआ, वहाँ से ही ये वाली बुक जो है, मेरी बुक जो है वो स्टार्ट हो रही है। और इसमें बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, इसमें तरह तरह के एडवर्टीजमेंट आए हुए हैं, किचन सोल्ड, बहुत सारे आइटम्स के जो हैं एडवर्टाइजमेंट आए हुए हैं, कुछ कार्टून्स हैं, कुछ कहानियाँ हैं, कुछ इसमें पोएम्स भी आए हैं, कुछ स्टोरीज़ हैं, कुछ आर्टिकल आए हुए हैं जो कि हमको ड्रेसेस के बारे में आती है, ये कुछ ऐसे फिगर्स बने हुए हैं। तो मदर जो है घर पर अपनी बुक से परिचित करा सकती है। स्कूल में फिर हम उसको कोरिलेट करते हैं कि ये देखो, ये हमारी, इस तरह से हम भी स्कूल में बनाते हैं, ये हमारी ब्रेल बुक है। तो ये ब्रेल बुक है, हम भी बुक पढ़ते हैं। उन्हें बहुत बच्चे जो है ना हमारे पास शुरू में आते हैं और वो बोलते हैं मैम मैं भी अपने भाई की तरह बुक पढूं, और वो अपनी डायरी निकाल कर बकायदा इस तरह से चेहरे के आगे लगा कर बैठ जाते हैं। और हमें बहुत खुशी होती है कि इसके अंदर भी ये वाली फीलिंग्स आ रही हैं कि मेरा भाई पढ़ता है तो मैं भी उसे पढ़ने की कोशिश करूँ। तो फिर हम उसे सिखाते हैं कि बेटा आर्यमान आप भी बुक पढ़ लोगे, लेकिन हम थोड़ा अपनी बुक को कुछ नया बनाएंगे, हम अपनी बुक में कुछ ऐसा बनाएंगे कि हम जिससे अच्छी तरह से टच करके भाई से भी अच्छा हम एक दिन पढ़ लेंगे। तो उनको उस तरह से कोरिलेट करके उन्हें खुशी होती कि मैं भी अपने भाई की तरह ये वाली बुक में क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। तो उसको हम एहसास कराते कि नहीं हम भी पढ़ लेंगे अपनी बुक एक दिन। तो उसको काफ़ी अच्छा लगता है कि इस बुक में जो है मैंने कुछ देखा। हम टीचर्स एवरी सैटरडे या किसी ऐसे फ्री टाइम में बच्चों से जब फ्री हो जाते हैं तो कुछ हम ऐसा अपना रीडिंग मटेरियल बनाते हैं और फिर उसमें उनको टच के लिए बहुत सारे डॉट्स हैं, कई बार हम कुछ फिगर्स हैं, फ्लैग बनाते हैं कि जाओ इसमें कलर करके लाना, इस फिगर को पहचानो, इसमें फिश बनाइए, फिश पर आप ब्रेल से ही हम बना देते हैं, इस पर एक हमने फिगर बनाया है और आप इस पर कलर करके लाना, ये आपका होमवर्क है। फिर धीरे धीरे वो टच भी हम उसमें डेवलप करने के लिए पेरेंट्स को भी हम गाइड करते हैं कि आप इसमें आज बच्चे की आप इंडेक्स फिंगर को लेकर के उसमें मूव करवाना, ये वाली एक्टिविटी आप ज़रूर करवाना। वो पेपर हम देखकर समझ जाते हैं नेक्स्ट डे कि उसमें अगर उन्होंने पढ़ाई करवाई है तो वो रफ और दबे हुए हमें पता चल जाते कि हाँ इसमें काम हुआ है। यदि पेरेंट्स ने नहीं देखा तो वो बुक वैसी की वैसी फ्रेश वापस आ जाती है। So we can progress on to books further. For example, like this. The child can be taught what is the top of a book, what is the bottom of a book, it is having pins or not, how the book is, whether it's lightweight or whether it's heavyweight, what is the texture of a book like, whether it is soft or whether it is harsh. The texture of the book can also be felt, and the child can also we can also develop the concept of Sida and Ulta. What is the front of the book and what is the back of the book, and then we can make the child to turn the pages like this, and we can make the child to count how many pages are there present in the book, which is also developing or strengthening his number concept. And in order to recognize the front of the book, we can provide a tactile marker like this onto the front of the book, so that the child is able to know from where the book is being started or where the book is starting.
and this is a kind of simple homemade material which is used. This is a bindi which can be used, so it's not very it's not like you have to be take very expensive items or very expensive articles in order to teach a child or in order to strengthen his tactile sense. We can use simple homemade materials also. For example, we can make the child make the mother to make certain braille books like this, small braille books, to have the concept of the braille dot simultaneously into the home itself also, because it's very the child also develops certain concept, like his brother or his sister is reading a book and why he can't. So we can develop certain small books like braille books into the school or into the home itself, so that the child can hold that, and simultaneously we can provide the braille dots into these braille books, so that the child is able to or strengthen his tactile senses. Like we can provide braille dots or braille lines, long braille lines, short braille lines, or lines having a break in between. In this way we can develop the concept of a book, what is a top of a book, what is the bottom of a book, having pins, lightweight, heavy weight, texture of a book, how many pages are present in a book, and front and back of a book. To repeat again, to make the child aware of the front of a book, we can provide a tactile marker in front, so that the child is able to know that the book is being started from here. So these are certain things which we can incorporate into the child daily routines. और मैम इन सब में बात मेन है कि बच्चे के साथ पॉजिटिवली टीचर का और पेरेंट्स का रोल बहुत ज़रूरी है। मदर फादर दोनों ही बच्चे के साथ पॉजिटिवली कि अच्छा बेटा आपने ऐसा किया था, आज स्कूल में ये काम किया था, चलो आज हम भी ये वाला काम इस तरह से करते हैं। यदि बच्चा हमसे भी एक कदम आगे बढ़कर आता है, हमें बहुत खुशी होती है, हम उसे और 4 कदम आगे लेकर जाना चाहते हैं कि वो जितने अच्छे हेल्दी एटमॉस्फेयर में उस काम को कर ले, वो बहुत अच्छा होगा। आगे मैं आपको बतलाती हूँ कि ब्रेल पढ़ते समय हमारे हाथ और उंगलियों को हम किस पोजीशन में रखेंगे। ब्रेल रीडिंग का एक मुख्य रोल है ये कि बच्चे को ब्रेल पढ़ना सिखलाना है। तो बच्चे को ब्रेल पढ़ना सिखलाना है तो हमारे फिंगर्स में जो है ये पोर्स होते हैं, पोर्स में हमारे कुछ ऐसे सेंसिटिव नर्व्स हैं जो कि हमें बहुत जल्दी एहसास करा देते हैं कि ये क्या टेक्सचर की, ये क्या गर्म क्या ठंडा है। इसी तरह से वो टेक्सचर भी महसूस हमें बहुत जल्दी हो जाता है कि आज वो रफ़ है या स्मूथ है। हमारे जरा से भी किसी पेपर पे या किसी लाइन पे रफ़ हो जाने से हमें तुरंत महसूस होता है। इसी तरह से इन बच्चों को भी हमें एहसास कराना है कि हमारे जो ये फिंगर टिप हैं, ये बोर्ड्स हैं, अब हम इनका यूज़ किस तरह से करेंगे। तो बच्चों को बहुत अच्छे से सिखाना है कि हमें ब्रेल शीट पर उस पेपर पर हमें हाथ इस तरह से रखनी है, इंडेक्स फिंगर, और अब हमें रीड करना है। तो रीड करना जब है पेपर पे तो हल्का सा हमें प्रेशर बनाना है और फिर उसको हमको आगे बढ़ाना है। वही बात है कि यहाँ पर ब्रेल डॉट्स जो हैं हमारे 6 मिलीमीटर जो है लंबाई में है और 3.6 मिलीमीटर चौड़ाई में, जो कि हमारे फिंगर टिप में आसानी से इतने ही बड़े एरिया में आ जाते हैं। लेकिन बाकायदा हमें सिर्फ 1 बाय 1 एक ही डॉट पर, बाकायदा एक डॉट पर आराम से ऐसा हाथ रखकर आगे बढ़ना है। ये हमारे फिंगर इतना सा महसूस करे कि यहाँ पर कुछ है, फिर उसके बाद हमें धीरे से अगली डॉट की ओर आना है कि अब यहाँ भी कुछ है। धीरे से नीचे हाथ लाना है कि यहाँ पर भी अब उसके नीचे भी कुछ है। तो इसको महसूस करने के लिए बहुत हल्का सा दबाव देना है और ब्रेल अक्षरों को महसूस करना है। ये जो कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं ब्रेल के, इनको तब हम पढ़ सकते हैं। तो ब्रेल रीडिंग करने के लिए हमें अपने फिंगर्स और हैंड दोनों का मूवमेंट बाकायदा बनाए रखना है, तभी हम ब्रेल लाइन जो हमारी है। So in order to read and write braille, it is very important to have a perfect movement of your fingers as well as your hands, like ma'am is showing. तभी हम ये जो अपनी प्रॉपर ब्रेल लाइन है इसको हम पूरा कर सकेंगे बगैर किसी गलती के, मिस्टेक्स के। तो इसके लिए हमारे हाथों की बहुत अच्छी एक्टिविटी होनी चाहिए। इसके लिए भी हम बच्चों को नीचे ज़मीन में कुछ डाल करके, साउंड वाली चीज़ें, ढक्कन डाल करके, पेंस वगैरह डाल करके, बारीक छोटी चीज़ें डाल करके बाकायदा एक्टिविटी करवाते हैं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों हाथों की हमारी इस तरह से मूवमेंट होती है वहाँ नीचे ढूंढने की। तो वही एक्टिविटी यहाँ पर वो बहुत काम आती है कि हम किस तरह से फिंगर्स की मूवमेंट करेंगे और बाकायदा एक एक डॉट को हम आसानी से पहचान पाएंगे। तो इसके लिए भी थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगता है, लेकिन ये एक्टिविटी बहुत अच्छी एक्टिविटी है।
So it is very important to have a perfect movement of your fingers as well as your hands in order to read braille dots. We can use our index fingers of both the hands, and we can progress onto the right hand in order to read the braille further. And we do not have to. We make the child to know that we do not have to press the braille dots too harsh, otherwise they will be damaged. Or we do not have to provide the harsh receptors to the child, otherwise the tactile receptors will be damaged. Plus, the parent involvement is very must in teaching the braille to the visually impaired child, and the commitment of the professional, which is spending the time with the child. Now it's time for a short break. See you after a short break. वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमने देखा था कि हम बच्चे को बुक का कंसेप्ट सिखा रहे थे। लाइक वी हैव टू टीच अ चाइल्ड अबाउट द टॉप ऑफ अ बुक, bottom of a book, front of a book, back of a book, plus having pins which can be tactile experienced. And in order to teach the child about front of the book or the back of the book, we can simply provide a tactile marker in front page so that the child is able to know from where the book is being starting. Plus simultaneously, by teaching this concept, we can make the child to count the pages. While counting the pages, his number concept is also being developing. Then we discussed about the position of the hands and that well as of the fingers in order to read a braille dots. In order to read
read braille dots. Both of the hands should be used simultaneously. With the help of the index finger, the child read the braille, and these braille dots should not be pressed very harder, otherwise these dots will be damaged. And for teaching the concept of a book, we can also divide certain small books into the home itself or into the school itself, which the concept can provide by the teacher as well as the mother at home and in the school. And simultaneously we can provide certain braille dots into these braille books so that the child is able to develop the concept of 6 dot more clearly. We can provide the large lines, we can provide small lines, or we can provide the lines having frequent breaks in between. So simultaneously with the concept of book developing, we can also have the concept of the different braille dots, or the concept of the 6 braille dot system which is developing into the child, or the concept is developing into the child. Along with this, the parent involvement is very must. The parents should be involved in the activities which the child is being doing, and also the commitment of the professional which is spending more and more time with the child. So it is very important to incorporate the child's activities into his daily routines. For example, for teaching the directionality concept, we can incorporate the concept of directionality into assembly timings. For example, we can provide instruction to the child while holding his. You can provide instruction to the child like hold your friend's left hand, or hold your friend right hand, or move up your right hand, etc. Or while moving up onto a staircase, we can provide the concept of directionality. We can also incorporate the directionality concept, or different concept which is required for reading and writing the braille into the child's daily routines. It will provide a more successful intervention for a visually impaired child. तो चलिए आगे बढ़ते देखते हैं कि हम ब्रेल रीडिंग और राइटिंग में जो टीचिंग एज है उसमें हम और क्या देखेंगे। इसमें आगे ये बात है कि जब हम बच्चे को ब्रेल रीडिंग सिखलाते हैं तो कुछ बच्चे जो हैं वो अपनी फिंगर्स फैला लेते हैं और फिंगर की एक्टिविटी में वो सही तरीके से नहीं आ पाते हैं, तो इसके लिए हमें उनको बाकायदा सिखलाना होगा। टीचर्स उन्हें बार बार हिंट देती रहें, गाइडेंस देती रहें कि वो ठीक से उंगलियां करें, नहीं तो वो उंगलियां फैला लेते हैं या इस पर प्रेशर डालते हैं जिससे कि डॉट जो हैं वो दब जाते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं और उनकी भी प्रॉपर जो है रीडिंग प्रोसेस नहीं हो पाती है ठीक से। तो जो है रीडिंग को प्रैक्टिकली में बहुत अच्छे से बच्चे को समझाना है कि डॉट को सिर्फ छूना है, टच करना है, दबाना और रगड़ना नहीं है। और दोनों हाथों की हमारी इंडेक्स फिंगर है बाकायदा साथ में मूवमेंट करनी चाहिए उस जगह पर। दोनों हाथों को हम साथ में लेकर जब चलेंगे तभी हम प्रॉपर ब्रेल रीडिंग कर पाएंगे। इसके लिए वही बात है कि हमें राइट हैंड ऐसा आगे बढ़ाता हुआ फिर उसके पीछे लेफ्ट हैंड, राइट के पीछे लेफ्ट हैंड इस तरह से लेते हुए आना है और फिर वापस जब हमें लाइन चेंज करनी है तो राइट हैंड यहाँ ख़त्म हो गया, लेफ्ट हैंड फिर हमारा पीछे जाएगा और फिर वो लेफ्ट हैंड नीचे आएगा और इस तरह से राइट हैंड की फिंगर फिर से स्टार्ट करेगी लेफ्ट हैंड के नीचे, फिर राइट हैंड आगे बढ़ेगा और यहाँ से हम ब्रेल रीडिंग स्टार्ट करते जाएंगे। अगली लाइन में हम वापस चले जाएंगे। तो इस तरह से पहले लेफ्ट हैंड रखकर राइट हैंड रख के और फिर राइट हैंड आगे बढ़ता जाएगा और दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर साथ में मूव करेगी। जब बच्चे को हम स्टार्टिंग में ब्रेल सिखलाते हैं तो सपोर्ट देने के लिए हम सारे फिंगर्स खासकर 4 फिंगर और इंडेक्स फिंगर दोनों को ले सकते हैं। इस तरह से हम सारी फिंगर्स उसमें रख सकते हैं जो कि बच्चे को सपोर्ट करता है कि आगे और पीछे क्या है, कितनी डॉट छूट गए हैं, कितनी लाइन बने हुए हैं, कहाँ पर डैश आ रही है, कहाँ कॉलम आ रही है, ये सब पता चलेगा। इसी तरह से बच्चे को हमें पहले वो बच्चा पूरा पेपर पे हाथ फेर के देख लेगा कि यहाँ से सेंटेंस कितना बड़ा जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो कितने बड़ा है। तो हमने बच्चे को पहले सेंटेंस, फिर वर्ड और फिर उसके बाद में एक लेटर में हम लेकर आए हैं, एक बड़ा वाक्य लेकर आए, फिर अक्षर और एक शब्द लेकर आए हैं। तो वहाँ से हम बच्चे को ये वाली विधि जो सिखलाते हैं वाक्य, शब्द और अक्षरों वाली, ये बच्चे को बहुत जल्दी से पढ़ने की ओर आगे बढ़ाकर लेकर आएगी। लेकिन मैम जैसे आपने बोला था कि 3 डिफरेंट टाइप्स की ग्रेड्स होते हैं ब्रेल में, ग्रेड 1, 2 एंड 3। तो ग्रेड 1 में आपने बताया कि हम जैसे एग्जांपल म, ह, ल, लेकिन अभी आपने बोला कि हम सेंटेंस टू वर्ड टू लेटर जाएंगे। यस, वो तो हमारा स्टार्टिंग की बात हो गई थी जब हम जस्ट बच्चे को ब्रेल सिखलाते हैं। वहाँ से बच्चा आ जाने के बाद वो बात तो उसको काफ़ी पीछे चली गई और बच्चा पढ़ने के लिए अपना 1st 2nd क्लास में बुक रीडिंग के लिए क्वेश्चन लिखा है। तो उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के लिए उसने फटाक से पूरा हाथ फेरा कि मुझे कहाँ तक जाना है और कितना बड़ा आंसर मैं लिख पाऊंगी या लिख पाऊंगा। तो फटाक से उसने हाथ फेर कर उस लाइन की लंबाई पता कर ली कि ब्रेल में ये वाला यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ जाकर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, मुझे यहाँ तक पूरा फिनिश करना है।
तो उसको ये पता चल गया अब मेरा अक्षर कहाँ से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो रहा है, फटाक से उसका हाथ यहाँ पर आ जाता है कि मेरा जो अक्षर है वो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ जाकर खत्म हो रहा है पे खत्म हो रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो फट से हाथ लेकर वो यहाँ आया और फिर यहाँ ब्रेल रीडिंग में यहाँ पर हाथ आ गया उसका। इस तरह से उसने फटाक से लाइन देख ली। इसी तरह से हम बच्चों को क्लास में, जब वही छोटी क्लास है, हम छोटी सी कविताओं से कोई भी बात की लंबाई से हम उसे बताते कि ये वाली लाइन यहाँ खत्म हो रही है। तो शुरुआत में और एंड में हम बातों का जो पूरा प्रेशर देते हैं, हम उसे छोड़ नहीं देते कि मैंने बात खत्म की, ऐसा हो गया, ऐसा करके मैंने बात खत्म नहीं की, मैंने उसे आखिरी तक पूरा जोड़ दिया कि मैं अपनी बात यहाँ खत्म कर रही हूँ। तो यहाँ जो हमने प्रेशर दिया, जस्ट वही बात जो है उसके क्वेश्चन में भी आनी चाहिए, वही हमारा बोलना इतना स्पष्ट क्लियर हो कि उसे पता चल जाए कि उसकी लाइन की लंबाई कितनी है, क्योंकि ब्रेल लिखने में वो काफ़ी लंबा भी हो जाता है। तो यहाँ पर हम उनको, जैसे छोटी सी कविता की लाइन है, उससे हम बच्चों को जैसे बतला सकते कि बच्चों बजाओ ताली, बच्चों बजाओ ताली, क्यों बैठे हो खाली, बच्चों बजाओ ताली। तो इससे हमने बच्चों को एक एक्टिविटी के लिए लेकर आए और उन्हें पता चला कि लाइन की लंबाई कितनी बड़ी थी। फिर ऊपर बजाओ ताली, नीचे बजाओ ताली, दाएं बजाओ ताली, बाएं बजाओ ताली। फिर हम एवरी बच्चे का नाम लेकर के प्रीति बजाओ ताली, शिवानी बजाओ ताली। तो बच्चा इनकरेज होता है कि मेरा भी नाम इस पोयम में इंक्लूड हुआ और अच्छा, तो मैं भी इसे अब लिखना चाहूँगी, लिख कर बतलाऊँगी। तो बच्चे जो हैं इन सबको लिखना पढ़ने के लिए वो अब उनकी मेंटल ये आने लगी, एबल होने लगी कि अब हमें लिखना भी, मैम जो हमें बोलकर बता रही हैं वो यहाँ लिखा भी है, मैं इसे पढ़ भी लूँ और मैं इसे लिख भी लूँ। तो ये लिखने से पहले कि हमारे दिमाग में प्रिपरेशन आने लगती है, वही है कि हम उन्हें फ्लैश कार्ड मतलब बनाकर दिखलाते हैं कि ये पी लिखा है, इससे आपका नाम बनेगा प्रीति बनेगा, इससे आपका नाम, ये यू लिखा है तो इससे किसका नाम बनेगा, ये एम लिखा है तो इससे किसका नाम बनेगा, मेरा नाम कैसे बनेगा, आर फॉर रिचा मैम कैसे बनेगा, तो आर फॉर क्लास में और कौन कौन है, आर फॉर क्या क्या काम होते हैं। तो ये सारी बातें हम बच्चे को उससे कोरिलेट करते जाएंगे और उन्हें बतलाएंगे। जैसे कि हमें एक अक्षर लिखना है, अब जब हम उन्हें अक्षर लिखना सिखाएंगे तो हम उन्हें सिखाएंगे कि चलो हम लिखते हैं एक, या हम लिखते हैं आम। तो आम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे आ लिखेंगे और म लिखेंगे, दोनों को मिलाकर हम यहाँ पर आम बनाएंगे। शहद लिखना है तो हम लिखेंगे शहद, शहद 3 अक्षर लिखेंगे, फिर उनको कोरिलेट बनाकर हम वो लिखेंगे शहद, वो शहद भी बना है। तो इस तरह से हम अक्षरों को जोड़ करके एक शब्द बना रहे हैं। तो उनके लिए वही फ्लैश कार्ड वगैरह जो है वो हम बनाते हैं। इस तरह से हमने फ्लैश कार्ड बनाए हैं। जैसे ये एक हमने लिखा है कमल, कमल लिखने के लिए हमने अलग अलग, ये मैं आपको प्रिंट में बतला रही हूँ, मैंने लिखा क म और ल लिखा। अब मैं इसका यूज़ कई तरह से बच्चों को करके दिखा सकती हूँ कि अगर मैं इसे ल हटा दूंगी तो हमने इसे कम भी कर दिया, और यदि मैं इसमें क में ला लगा देती हूँ तो ये कल भी बन जाएगा। तो ये ब्रेल जो है रीडिंग, राइटिंग से वो रीडिंग की ओर आता है। तो इस तरह से हमने कमल का यूज़ क और ल लगा दिया पहले तो कलम बन गया। किस तरह से हमने 2 लेटर 3 लेटर के जोड़ से हमने अक्षरों को बनाना और हटाना सीखा, और किस तरह से हम इसे पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो इस तरह से हमने ब्रेल लिखने और पढ़ने की तैयारी कर ली। अब हम इसके बाद बात करते हैं आगे ब्रेल लिखने की, कि ब्रेल कैसे लिखी जाएगी। ब्रेल लिखने के लिए जिस सामान की हमें, जिस साधन की ज़रूरत है उसमें ब्रेल स्लेट मुख्य है। ब्रेल स्लेट के साथ में हमें चाहिए स्टाइलस, स्टाइलस मुख्य है। तो ब्रेल स्लेट जो है हम दृष्टि दोष वाले बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा साधन है। ये एक फ्रेम है, इस पर हम एक पेपर आसानी से रख सकते हैं। बच्चों को पेपर लगाना भी हम सिखलाते हैं, जिसमें कि इस पेपर का रफ हिस्सा जो है वो हम पीछे की तरफ रखते हैं, अपने ऊपर की तरफ रखते हैं, और स्मूथ हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ। बच्चे कई बार इसको गलत तरीके से चौड़ा हिस्सा जो है वो लगा देते हैं, तो वो भी हम बच्चों को बताते हैं कि नहीं, हमारा बड़ा पेपर जो है स्लेट के पूरे हिस्से में आ जाएगा और थोड़ा सा मार्जिन वाला हिस्सा ही बाहर निकला रहेगा। ये लगाकर हम बाकायदा ब्रेल स्लेट में पेपर लगाते हैं। और ये जो हमारा फ्रेम है ये सिंपल सिंगल फ्रेम है, इसमें 6 डॉट जो हैं वो अंदर की तरफ बने हुए हैं, और फिर हम पेपर इसमें लगा करके इस पेपर को बाकायदा बच्चों को हम एक साउंड से परिचित कराते हैं कि हम जब इसे लगाएंगे तो ये इस तरह से लॉक होगा। ये 4 बार यहाँ से
लॉक हो जाएगा, तो हमारा पेपर अब हिलेगा नहीं, अब हमारा पेपर बाहर निकलेगा नहीं। अब चाहे हम इसे कितना भी काम कर लें, और यदि हमें बीच में कहीं जाना है, छोड़ना है, तो हम इसे छोड़कर बाकायदा स्टाइलस ऐसा लगाकर वहाँ पर छोड़कर भी जा सकते हैं, 1 मिनट को गैप ले सकते हैं। तो अब हमने जो इनका पेपर है इसे हमने लॉक करके लगा दिया, और हम अब स्टाइलस से पेपर पर कुछ उभार बनाते हैं। तो पेपर पे जो निशान आते हैं वो स्टाइलस को वही है कि राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर ले जाते हुए लगाना होता है। तो बच्चों को हम स्टार्टिंग में यही देते हैं, उनकी सुविधा के अनुसार हमारे पास छोटी छोटी ब्रेल स्लेट भी हैं, वो भी देते हैं। पहले तो बच्चे कहीं भी डॉट लगाते हैं, लेकिन उस पर भी हम यही ध्यान देते हैं कि स्टाइलस की पोजीशन कैसी होनी चाहिए। बच्चा स्टाइलस को बिल्कुल स्ट्रेट सीधा पकड़ेगा, वर्टिकल शेप में पकड़ेगा। यदि वो तिरछा पकड़ता है तो पेपर फट जाते हैं, और बच्चे के हाथ में भी यहाँ पेन होगा, उसे तकलीफ होगी, तो वो जितना स्मूथली उसे आराम से पकड़कर, आसानी से पकड़ करके उसमें ब्रेल डॉट फिक्स करने हैं। तो ये जो पेपर है इसको फिर जब हम लिख लेते हैं तो हम इसे निकाल कर आसानी से पलट कर यहाँ पढ़ सकते हैं। इस स्लेट में ये भी खास बात है कि पेपर लॉक है, हिलेगा नहीं। तो यदि हमारी कहीं मिस्टेक हुई, हम उठाकर उसे चेक कर सकते हैं, और उस मिस्टेक को नाखून से या स्टाइलस की मदद से मिटा करके, और फिर हम उसे फिर से, बच्चों में इतनी समझ आ जाती है कि वो बड़ी आसानी से इस काम को कर लेते हैं। इस स्लेट में एक बार में जो है 27 लाइन लिखी जा सकती हैं, तो आसानी से वो काफ़ी बड़े क्वेश्चन आंसर सभी कुछ आसानी से लिख लेते हैं। फिर जो डॉट उभर कर आए हैं उन्हें बच्चे आसानी से पढ़ लेते हैं। आजकल जो है इसकी छोटे छोटे पॉकेट फ्रेम भी आते हैं, छोटे छोटी सी ब्रेल स्लेट्स भी आती हैं, जिन्हें कि ब्लाइंड पर्सन अपने पॉकेट में या फिर अपने पर्स में ले जा सकते हैं, और अपना कोई इमरजेंसी का काम है वो कर सकते हैं। तो ब्रेल स्लेट और स्टाइलस का यूज़ करने के लिए हमारी वही मस्कुलर्स जो हैं, हमारी मांसपेशियां जो हैं, हमारे हाथ हैं, वो काम करने के लिए एक्टिव होने चाहिए। और हाथ की ये काम थोड़ा सा कठिन तो है, इसीलिए हम बच्चों को, मैंने आपको बताया, इतनी सारी जो कोशिशें हैं बच्चों के साथ उसको पॉजिटिव वे में ब्रेल लिखने के लिए है। स्टार्टिंग में हाथ में भी हल्का सा दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ वो ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद में बच्चों को रीडिंग भी हमें बहुत देना ज़रूरी है। तो स्कूल के दूसरे साल में हम ब्रेल राइटिंग की प्रैक्टिस करवाना शुरू कर देते हैं। हमने आपको यही बताया कि स्कूल के दूसरे साल में जो है अब हम ब्रेल लिखना स्टार्ट जब कर रहे हैं, तो ब्रेल स्लेट में जो हमने राइट हैंड से या हमारे हाथ में कन्वीनियंटली बच्चों को राइट आइदर लेफ्ट हैंड जिसे भी वो यूज़ करना चाहें इजीली कर सकते हैं। और ब्रेल लिखने के लिए एक बात बहुत ज़रूरी है, जब हम इस हाथ से लिख रहे हैं राइट हैंड से स्टाइलस को इस तरह से बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में पकड़कर, तो हमारे लेफ्ट हैंड की जो फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है, वो उसका टच जो है स्टाइलस के स्पिन से ज़रूर होना चाहिए, स्टाइलस की एक नोक से ज़रूर होना चाहिए कि हमारा स्टाइलस कहाँ पर मूव कर रहा है, और बाकायदा हम उसे यहाँ पर मूव करेंगे। स्टाइलस को के साथ साथ ही हमारी फिंगर का मूवमेंट होगा कि हमने यहाँ पर कब डैश बनाया, कब यहाँ पर हमने कॉमा लगा लिया, यहाँ पर नंबर साइन दिया, या यहाँ पर ब्रेल का कौन सा सिंबल या ब्रेल का कौन सा अक्षर यहाँ पर हमने एंड किया, उसको हम लिखेंगे। यहाँ पर बच्चे, यही बात है कि बच्चे जो हैं अपनी सुविधा अनुसार अपना राइट या लेफ्ट हैंड लिखने के लिए ले सकते हैं। वैसे बच्चों को हम मोस्टली कोशिश करते हैं कि वो राइट हैंड से कोशिश करें, लेकिन यदि उन्हें किसी बात से परेशानी है, बच्चे कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं जो वो, या कुछ बच्चे जो हैं उन्हें लेफ्ट हैंड से लिखने में ही आसानी लगती है, तो हम उन्हें वो काम भी आसानी से करने देते हैं कि वो लेफ्ट हैंड से भी लिखने को चूज़ कर सके। जब स्टाइलस एक सेल में होता है, वही बात है, इस बात को बार बार ध्यान रखना है, तो अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर को बाकायदा उसके साथ साथ ही मूवमेंट देनी है। So it's very important to the visually impaired child to teach how the paper should be inserted into a braille slate. Like I'll show you again. This is a braille slate and this is a stylus. And this is a braille paper. The braille paper usually it has two sides, a smooth side as well as a rough side. We have to teach a visually impaired child that he has to insert the braille paper from to the rough side, so that if the braille print comes,
and he has to turn the paper so that he'll be reading onto the smooth side. That will be more easy for his tactile receptors because the paper is smooth and the texture is smooth, so that his tactile receptors will not be damaged. For example, we have placed the braille paper into the braille slate like this, and we have to teach a child that he has to lock the braille slate so that his paper does not move out, and while locking the braille slate there will be a sound produced so that the child is able to recognize that the braille slate has been locked and the paper is inside the braille slate, it can't be moved out. And the correct position in order to punch the dots into a braille slate is holding the stylus like this and placing your forearm onto the braille slate like this. It's very important to hold the stylus correctly, otherwise the dots will be punched wrongly, because as it's seen that visually impaired child, there are many deviations into the visually impaired child while holding the stylus. So it is very important to teach a visually impaired child how to hold the stylus. The correct position of holding a stylus is like this and placing your forearm onto the braille slate, and then the child has to punch the braille dots with the help of a stylus onto the braille paper. Now this is a standard braille slate with the stylus. Then we can progress on to reading the braille. For this we can provide different like words to the child. We have to provide the words first in isolation and then in together combination. For example, हमने कमल का example दिया था, जैसे first we can provide क, म and ल. जैसे मैम ने हमें प्रिंट में एग्जाम्पल दिया था कमल का, तो हम उसको आइसोलेशन में प्रोवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट क, देन म एंड देन ल, एंड देन द चाइल्ड कैन प्रोग्रेस ऑन टू द टोटल कमल, और वी कैन रिमूव द ल फ्रॉम कमल एंड द चाइल्ड हैज़ टू रिकॉग्नाइज दैट ओके इट इज़ क एंड म, सो इट इज़ कम. And also we have to make the child to understand the length of a question or the length of a sentence, where the full stop is being and where the question mark is being. So before attempting or writing a question into a braille or an answer into a braille, the child first has to recognize the question. Okay, this is the length of a question, it's ending here with the help of a question mark, and I have to next progress on to the second line and I have to write the answer. And also it's very important to make the child to read the braille dots. In this we have to take care of the position of our hands and fingers. We have to use both our hands, like the left hand as well as the right hand. The right hand will progress and the left hand will follow our right hand. So this is the main motion of the hands, that left hand should be in the starting position and the right hand after that, and the right hand follows or progresses and the left hand it follows the right hand, and after the line is being ending, the left hand should move again back to the starting of this line, and from the starting of this line it has to be moved on to the second line, so that it gives a prior indication to a right hand that okay, the line is being ended and I have to move on to the second line. So it is very important to teach a visually impaired child about the direction of the hands as well as the fingers in order to read the braille dots. So braille dots, it's punched with the help of a braille slate or a stylus. Ma'am, apart from braille slate और stylus, क्या कुछ और भी तरीके हैं जिनसे हम braille dots punch कर सकते हैं? नहीं मैम, हाँ, हम उससे सिर्फ उसे पैक बोर्ड में ही दिखला सकते हैं. वैसे हैं आजकल कंप्यूटर में हैं, लेकिन मेन तो यही है, बच्चा अपने हाथ से ही खुद जब करना सीखेगा तभी वो सेल्फ कहीं भी इसे ले जा सकता है. सेकंड थिंग ब्रेलर है. ब्रेलर के द्वारा भी हम बच्चों को बहुत आसानी से सिखला सकते हैं. यदि बच्चों में कोई फिजिकली प्रॉब्लम होती है या फिंगर्स में वो प्रेशर नहीं दे पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी ब्रेलर बहुत अच्छी चीज़ है. उसमें भी बच्चे रीडिंग और राइटिंग आसानी से कर सकते हैं. मैं आपको यहाँ पर अब ब्रेल कैसे लिखना है, ब्रेल लिखने की स्टार्टिंग जो हमारी प्रोसेस है वो मैं आपको बतलाऊँगी. ये हमारा पैक बोर्ड विथ 6 डॉट है. इसमें मैं आपको ब्रेल का एक बड़ा रूप है जिसको कि मैं आपको दिखलाऊंगी. तो बच्चे को हम जो है सबसे पहले वही बात है कि यहाँ से हम उनको स्टार्ट करते हैं कि बच्चे को स्टाइलस की पोजीशन वगैरह सभी सिखला करके, नहीं तो स्टाइलस जो है हम गलत तरीके से पेपर पे रखेंगे, तिरछा रखेंगे तो पेपर हमारा फटता है और हम रीडिंग के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं. तो स्टाइलस को हम वर्टिकल पोजीशन में रख करके आगे पेपर को हम इतना अच्छा तैयार करते हैं कि वो हमारे लिए रीडिंग के लिए बहुत आसान होता है. उसके साथ ही साथ हम इस तरह से पेपर पर बिंदी लगाकर, तो कई तरह से हम फिगर्स बनाकर बच्चे को उनको पूछते हैं कि बेटा अब इसमें कौन सा डॉट नहीं है, यहाँ पर अब कौन सा डॉट मिस है, ये बतलाओ. तो उसकी भी हम एक प्रोसेस यहाँ पर देते हैं इसमें ब्रेल लिखने के लिए. जब हम स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने कोई डॉट मिस कर दिया
और बच्चों से हम पूछते हैं कि बेटा अब ये बताओ बच्चे से कि यहाँ पर अब कौन सा डॉट नहीं लगा है। पहले कौन सा नहीं लगा है वो पूछा जाता है। तो वो यहाँ धीरे धीरे बतलाता है कि मैम यहाँ पर ये वाला डॉट नहीं लगा है, ये लगा है डॉट। तो वो हम उनसे बताते हैं कि अच्छा ये फिर किस चीज़ का, किसका डॉट बना, उसको कोरिलेट करते हैं। इसी तरह से बच्चों को हम इसमें सिखलाते हैं कि चलो आज हम जब हम ब्रेल लिखना सिखलाएंगे तो चलो आज हम 1 डॉट ही लगाएंगे पेपर पे। तो वो ब्रेल से इस तरह से पंच करते हैं बच्चे, और ये उन्होंने 1 डॉट लगाई। ये बच्चों ने यहाँ पर ये लिखने का तरीका, जब हम ब्रेल लिखते हैं तो राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं, तो यहाँ पर हमने 1 डॉट लगाई इस तरह से। और जब हमारा रीडिंग का आता है तो हम फिर लेफ्ट से राइट की ओर पढ़ते हैं। तो ये तो हमने ब्रेल लिखने का जो प्रोसेस है वो किया कि ब्रेल हमने लिखने सिखलाई। तो राइट साइड से हमने स्टार्ट किया था और यहाँ से हमने ब्रेल लिखा है। तो उन्होंने यहाँ पर 1 लिखा, किसी फिर हम नेक्स्ट टाइम चलो आज हम 1 2 लगाते हैं डॉट, तो ये लगाया यहाँ पर। अब फिर ब्रेल रीडिंग का प्रोसेस शुरू होता है, तो उनको इस तरह से हाथ रखकर हम ब्रेल रीड करवाएंगे। सेकेंड डे हम उनको, या सेकेंड टाइम में हम उनको स्टार्ट करवाते हैं। एंड हमको चलो अब लगाना है पूरे 6 डॉट को ही कवर करना है। पेपर पर 6 डॉट कैसे लगाया जाता है, तो 1 2 3 देन 4 5 एंड 6, ये हमारे डॉट होते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6 ये ब्रेल लिखने के वक्त काम आते हैं। ब्रेल रीडिंग के वक्त इस तरह से हम नहीं लिखेंगे। ब्रेल राइटिंग जब हमें करनी है तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ब्रेल रीडिंग के लिए हम बोर्ड को इस तरफ से इस्तेमाल करेंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड से। तो फिर हम बच्चों को लगवाते हैं। जब ये इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर हम उन्हें लिखने के लिए कहते हैं कि आप सिर्फ आज लिखेंगे डॉट नंबर 1 2 4 एंड 5। डॉट नंबर 1 2 4 एंड 5 नंबर की डॉट लगवाने की प्रैक्टिस देते हैं। जब ये अच्छी तरह से आ जाती हैं तब हम बच्चों को लोअर लाइन, अपर लाइन उनकी छोड़ देते हैं और लोअर लाइन की प्रैक्टिस उन्हें करवाते हैं। डॉट नंबर 2 3 4 एंड 5, 2 3 4 एंड 5। ये कोई एक दिन में नहीं 2 दिन में सीखना नहीं होता, इसके लिए हमें थोड़ा सा वक्त लगता है और बच्चों को हम डे बाय डे इसकी प्रैक्टिस ज़रूर से करवाते ही जाते हैं। इस तरह से हम अपर लाइन और लोअर लाइन का बच्चों को कॉन्सेप्ट देते हैं। अपर लाइन में वही है डॉट 1 2 4 एंड 5 एंड लोअर लाइन में डॉट 2 3 5 एंड 6। इसकी हम प्रैक्टिस देते हैं। इसके अलावा बच्चों को हम सिर्फ कॉर्नर्स में तो 1 3 4 एंड 6, ये इसको देने के बाद में फिर नेक्स्ट हम देते हैं, इसके साथ अगले डॉट देते हैं डॉट 1 3 4 एंड 6। फिर दिया जाता है डॉट 1 2 3 एंड 6, 1 2 3 एंड 6। इसी तरह से फिर 3 4 5 6, डॉट नंबर 3 4 5 एंड 6। ये सभी हम प्रैक्टिस बच्चों को डे बाय डे पेपर में डेली करवाते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग करवाते हैं, अपर लाइन लोअर लाइन। फिर इंग्लिश के जो अक्षर जो हैं बनते हैं सेम, तो इस तरह से पी बनता है, अपोजिट साइड से डायरेक्शन से हिंदी में थ बनता है। तो जो जिन अक्षरों का रिपीटेशन होता है उनको बार बार करते हैं, डी एफ एच जे आई और ई। ये सब इनकी हम बहुत प्रैक्टिस करवाते हैं। काफ़ी कुछ देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इनमें डॉट का फ़र्क होता है। कोई डॉट कहीं से, कोई डॉट नंबर 2 से तो कोई 1 से स्टार्ट होते हैं। इनकी प्रैक्टिस देनी हमको बहुत ज़रूरी है। मैम ये जो आपने पैटर्न्स बताए ये पेग्स लगाने के, हर बच्चे के साथ क्या यही पैटर्न फॉलो करना है? हाँ जी, मोस्टली हम बच्चों के साथ जब ब्रेल राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो हम यही क्लास का हमारा सिलेबस है, हम इससे ही स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है इसे देना, इससे बच्चों के दिमाग में एक्चुअली 6 डॉट की कॉन्सेप्ट क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। 6 डॉट की कॉन्सेप्ट को ही हमको क्लियर करने के लिए इस तरह से प्रैक्टिस दी जाती है कि एवरी डॉट का विथ नेम, हम कभी भी गलती से भी वो डॉट वहाँ फिक्स ना कर दें तो हमारे स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स हो जाएंगे। ब्रेल में बहुत हम मिस्टेक कर देंगे। प्रॉपर हम इसको फिक्स करेंगे तो हमारी प्रॉपर ब्रेल आएगी, उतनी ही क्लियर और साफ ब्रेल आएगी लिखने में। तो मैम एक बार आप हमारे दर्शकों को एक बार और रिपीट कर देंगे ये पैटर्न जो आपने बताया है? यस मैम। स्टार्टिंग में हम मिसिंग डॉट से करते हैं।
रिमूव, अच्छा यस मैम, मैं से एक मिनट रिमूव करके, ये हमारा फर्स्ट कोना है। मैं आपको अब इसमें रीडिंग पर्पस से बताया, ये मैंने राइटिंग के लिए बताया था, मैं आपको रीडिंग के पर्पस से मैं आपको यहाँ से दिखलाती हूँ लेफ़्ट साइड से, कि अगर जब हमें मिसिंग डॉट हमें शो करनी होती है तो हम यहाँ से कोई डॉट मिस कर देंगे। अब ये वाला फ्रेम देखिए, और इसमें हम बच्चों को पूछते हैं बेटा ये इसमें से कौन कौन से डॉट लगे हैं जरा पढ़कर बताओ, तो वो बाकायदा बताएगा 1 लगा है, 2 लगा है, 3 नहीं लगा, 3 का सेल खाली लग रहा है 3 का, और 4 लगा है, 5 लगा है एंड 6 लगा है। तो इससे पता चला कि डॉट 3 जो है यहाँ पर मिस है। इसी तरह से हमने यहाँ पर पूछा आप कौन सा डॉट मिस है, तो वो बताएगा कि यहाँ पर 1 के नीचे वाला यानी डॉट नंबर 2 मिस है। यहाँ पर 1 के नीचे वाला डॉट नहीं है तो यानी डॉट नंबर 2 मिस है। यहाँ पर कौन कौन से डॉट लगे हैं ये हम पूछ सकते हैं, मैम यहाँ पर डॉट नंबर 1 लगा हुआ है, 1 के नीचे 2 खाली है, 3 खाली है, 4 लगा हुआ है और 5 और 6 भी खाली, इसका मतलब 1 और 4 नंबर के डॉट्स इसमें लगे हुए हैं। इस तरह से बच्चा हमें ट्रायल एंड एरर के थ्रू वो हमें बता देता है कि कौन से डॉट हैं और कौन से नहीं, तो वो बहुत अच्छी तरह से डॉट की पहचान कर लेता है। और साइमल्टेनियसली अपर डॉट्स और लोअर डॉट्स का कंसेप्ट भी हम बच्चे को दे देते हैं। यस, इस तरह से हम उसे वही है अपर डॉट की कॉन्सेप्ट देने के लिए हम इस तरह से देंगे। अपर डॉट के लिए डॉट नंबर 1, 2, 4 एंड 5, डॉट नंबर 1, 2, 4 एंड 5। लोअर डॉट देने के लिए डॉट नंबर 2, 3, 5 एंड 6 ये देंगे। इसके बाद में हम उसको प्रैक्टिस के इसकी लगातार हमें प्रैक्टिस देनी है। फिर डॉट नंबर 1, 2, 3 एंड 6 और डॉट नंबर 3, 4, 5 एंड 6। इस तरह से अपोजिट जो है मिरर इम्प्रेशन जिनमें हमको पढ़ता है उन सब की प्रैक्टिस देनी बहुत ज़रूरी है। डी लिखना है, जे लिखना है, इन सबको ये जो दिखने में सेम होते हैं। जे लिखा हमने, डी लिखा, ये जो डॉट्स हैं इन सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़र्क होता है, इसलिए इन सब की प्रैक्टिस देनी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर हमने कौन सी डॉट मिस की है। ये जे लिखा हमने तो कौन सी डॉट हमने यहाँ पर लगाई है, कौन सी छोड़ दी है, डी, एच, डी, जे, ये सब लिखने में हमको कौन कौन से डॉट की ज़रूरत होगी, इनकी बहुत प्रैक्टिस देनी। इसी तरह से ई, डॉट ई एंड डॉट आई जो कि डॉट 1, 5 या 2 और 4 से बनते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस देनी भी बहुत ज़रूरी है। डॉट ई जो है उसके लिए और डॉट आई जो है वो यहाँ पर इस फ्रेम में भी आपको, ये भी बच्चों को हम इसमें प्रिंट एंड ब्रेल दोनों को ये फॉर्मेट को हम दिखाया गया। और इंग्लिश ब्रेल सिखलानी आसान होती है क्योंकि इसमें मात्राएं नहीं होती, आधे अक्षर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसलिए बच्चों को हम फर्स्ट इंग्लिश ब्रेल का कॉन्सेप्ट देते हैं जिससे कि वो आसानी से इनसे सीख जाए। फिर इन अक्षरों को हिंदी में भी हम कोरिलेट करके आसानी से हिंदी सिखला सकते हैं। जब बच्चा ए, बी, सी, डी लिखना सीख जाता है तो ए और बी को ही मिलाकर हम अब भी बना सकते हैं। अब ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं, बी और सी से बस बना सकते हैं, सब बना सकते हैं। तो ये सब अक्षर जो है कोरिलेट करते हैं और बड़ी आसानी से हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्म को सीखा जा सकता है। इसी तरह से ये फॉर्म निकाल कर मैं आपको 6 डॉट प्लस करके और इसमें ब्रेल को हमको किस तरह से ऐड करना है, मिसिंग करनी है, ये बात भी हम बतलाते हैं बच्चों को। इस तरह कि ये जो हमने 6 डॉट लिखे हैं इसमें हमने 6 डॉट का हमने ऐसा यहाँ पर क्या लिखा है जो कि ये कुछ बना है। ये स्टार्ट करते तो मैम 6 डॉट के साथ 1 लगा है, 6 डॉट के साथ आज हमने 1 और 2 लगाया है तो ये बी बना है। 6 डॉट 1 लगाने से ए बनता है, 6 डॉट 1 और 2 लगाने से बी बनता है। इस कॉन्सेप्ट को भी हम क्लियर करते हैं। तो ये सारा ही डिजिट हम बार बार बच्चों को शो करते हैं इस फ्रेम के थ्रू कि अब ये इससे अल्फ़ाबेट के लिए तैयार हो जाएं। तो मैम ये 6 डॉट स्टार्टिंग में लगाना ज़रूरी है? ज़रूरी है, बिल्कुल। 6 डॉट लगाने से ही ब्रेल लैंग्वेज का हम जैसे कि हम प्रिंट में, जैसे हम बच्चों को प्रिंट जब हम देते हैं नर्सरी क्लासेस में, आपको ध्यान होगा
तो हम बच्चों को क्लासरूम में सिर्फ मैम कहती हैं चलो आज स्ट्रेट लाइन बनाकर लाना सारे दिन, या आज तिरछी लाइन या हाफ सर्कल बनाकर लाना, सर्कल बनाकर लाना, इस तरह से हमें डेली होमवर्क बच्चों को मिलता है। इस तरह से कई सारा हमें होमवर्क बचपन में मिलता है, इस तरह लाइन बनाने का। तो हम डेली, मम्मी सोचती हैं, हम सोचते हैं ये बचपन में हमें इतना पता भी नहीं होता, लेकिन यही लाइन जो है एक दिन हमें फिक्स करती है। जब हमने 2 तिरछी लाइन बनाए हैं तो हमने एक दिन फिर एक ऑफ भी बनाया है, इस तरह से। तो यही चीज़ें हैं ब्रेल में भी कि जब हम 6 डॉट बना लेते हैं तो यही चीज़ें जो है मिल कर के हमें ब्रेल के अक्षर लिखने के लिए, उसके कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए प्रिपेयर करती है। तो मैम कब तक नेसेसरी है कि ये बच्चा 6 डॉट्स आगे लगा के ही ब्रेल लिखेगा? नहीं, कोई नहीं, बस बच्चे का जब अल्फ़ाबेट्स, ओपन ब्रेल के अल्फ़ाबेट्स ही बन जाए तो हम बच्चे को, वो नेचुरली बच्चे छोड़ देते हैं 6 डॉट का, 6 डॉट 6 डॉट ए, 6 डॉट बी, हम ये स्टार्ट करवाते हैं। जस्ट 2-3 मंथ्स बच्चे ज़रूर से ये प्रैक्टिस करते हैं। देन उसके बाद हम सिंपल, चलो आज वो बच्चे बहुत खुश होते हैं कि आज हम सिर्फ ब्रेल लिख कर लाएंगे, A B C A to Z तक डॉट। जब तक बच्चे A से Z तक डॉट हम जब तक सिखाते हैं तो समझिए 1 मंथ या वही 1.5 महीने, 1-1.5 महीने का एक प्रैक्टिस कोर्स हमारा ज़रूर होता है, जो कि 6 डॉट वो लगाएंगे। और फ्री टाइम में भी हम बच्चों को यही देते हैं कि बच्चों, हिंदी में बच्चे बोलते हैं मैम इसे, ये हिंदी ब्रेल का ढ होता है, तो वो बच्चे कहते हैं मैम हम ढा बनाएं। ढा की प्रैक्टिस जब भी होता है हम बच्चों को ज़रूर से देते हैं ब्रेल में इसकी प्रैक्टिस करने के लिए कि आप ज़रूर से बैठकर बनाओ, और ज़रूर से बैठकर ये बनाओ। इससे क्या होता है, हर एक सेल में हम ब्रेल डॉट को फिक्स करना सीखते हैं, और हमारे फिंगर्स जो हैं एवरी डॉट को लगाने के लिए मूव करते हैं, और वो बाकायदा फिर वो गलती नहीं करते। जैसे कि सेम हम बच्चों को सुलेख लिखने, ये इसकी प्रैक्टिस स्कूल में दी जाती है कि आप लिख कर लाएंगे, हिंदी और इंग्लिश में एक लिख कर लाएंगे, एक पैरा लिख कर लाएंगे। वही सेम प्रैक्टिस 6 डॉट के लिए भी है कि अगर आप खाली बैठे हैं पेपर ले लीजिए और 6 डॉट ज़रूर पंच कीजिए, जिससे कि आपकी ब्रेल की मिस्टेक्स होनी बंद हो जाएंगी ब्रेल राइटिंग के लिए। So it is very important, before progressing on to the braille slate, it is very important to teach the child about the concept of the 6 dot system with the help of a frame like this, or we can have a pegboard like this. We can make the dots missing like this. The child can say the child can first touch these dots 1, 2 and 3, 4 and 6 is present but 5 is missing, and after that we can provide the concept of lower dots as well as the upper dots. For example, we can provide dots like 1, 2, 4 and 5. These are upper dots, and the next we progress on to the lower dots such as 2, 3, 5 and 6 like this. So first we have to start from the child identifying the missing dots, then we have to progress on to the upper dots which is 1, 2, 4 and 5. Next we have to progress on to the dots which are lower dots, which is 2, 3, 5 and 6. It is also very important to make the child understand the mirror images such as that of a J and that of a D. The J, it is 2, 4 and 5, and D, it is 1, 4 and 5. So it is very important to a child to recognize the missing dots, the upper dots, the lower dots, as well as the mirror images of these dots. And these patterns should be followed with each and every child, whatever his unique needs or characteristics or learning styles are. These patterns should be followed with each child in order to have a good concept, or in order to have a concept of a braille 6 dot system. Next, while writing the braille, we can make the child to draw 6 dots, and the next he can progress on to A, which is A is represented by 1. So it is very important for a child to draw the 6 dots after further and before writing to the different dot system or the place value of the different alphabets, like A is represented by 1 and B is represented by 1, 2. Like in this case, the 6 dots have been punched after that, which is 1, 2. It means it is B. So it is very important to teach a child these patterns, whatever in spite of his unique needs, styles or characteristics are. हम आगे बढ़ते हैं और हम क्या देखेंगे? अच्छा, तो फिर बच्चों को हम वही मोटिवेट करते हैं जब उनके काम में प्रोग्रेस आने लगती है। वो डेली होमवर्क करके भी लाते हैं, अपना क्लास वर्क भी करते हैं, हम उसमें क्लास वर्क को भी मार्क करते हैं और होमवर्क भी जो करके लाते हैं उनकी एक छोटी फाइल बनाते हैं। फाइल में बाकायदा हम उन्हें बताते हैं, वर्बली इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आज आपको स्टार मिला है, आज आपको गुड मिला है, साथ में आपको 2 टॉफ़ी मिलेंगी, आज इसने काम अच्छा किया। जिस बच्चे ने किया है वाकई में हम उसे प्रमोट करने के लिए टॉफ़ी देते हैं, या कोई ऐसी चीज़ देंगे जो कि बच्चे को वो लाइक करता हो, उसको क्लास में अप्रिसिएशन दे करके उसको आगे बढ़ाते हैं।
तो डेली हम बच्चे को इसकी प्रैक्टिस देनी बहुत ज़रूरी है। और बच्चे को 1 बाय 1 डे बाय डे हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद राइटिंग प्रोसेस हो जाने के बाद में बच्चे को हम उसका ही पेपर रीड करने के लिए ज़रूर देते हैं कि ये देखो, एक दिन हम अपनी बुक पढ़ नहीं पाते थे ना, ये देखो आज हम अपना पेपर पढ़ पाते हैं। और अपने उनके भाई बहन भी उन्हें कमेंट करते कि अरे तुम क्या पढ़ कर आते हो, क्या लिख कर आते हो। तो देखो, तुम आज अपने भाई को दिखला भी सकते हो कि देखो ये हमारी लैंग्वेज है और ये मैं आज इसमें लिख कर लाया हूँ, मेरी मैम ने मुझे स्टार भी दिया है, गुड भी दिया है। और बच्चे को ही वही पेपर उसे पढ़ने दो, बच्चे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। देखो, आज उसे अंदर से बड़ी खुशी महसूस होती है कि मैं आज अपना लिख कर के अपनी पढ़ाई कर भी पा रहा हूँ। तो हम उसको इनकरेज करने के लिए, चलो हम आपका नाम लिखते हैं, आज आपके पापा का नाम लिखते हैं, या हम सिर्फ आज पापा लिखते हैं, पापा में कोई मात्रा नहीं लगी। तो बच्चे बड़ी जल्दी भाई, पापा, ये सब जो अक्षर हैं, बहन, फिर उनके धीरे धीरे नाम भी लिखना सीख जाते हैं। और बड़ी खुशी खुशी वो फैमिलीज़ डे, अपना बर्थडे का डे, ये सब चीज़ें जो वो इजीली आसानी से सीखते हैं, जिससे उनमें कहीं जुड़ाव है, लगाव है, उसकी तरफ हम पॉजिटिवली उन्हें लेकर आते हैं। तो ये बात अहम है कि ब्रेल रीडिंग और राइटिंग जब हम सिखला रहे हैं बच्चों को, तो उसमें टीचर और पेरेंट्स का एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रोल होना चाहिए। उसको इनकरेजमेंट हमेशा मिलती रहनी चाहिए बच्चे को। ये जो रिजल्ट्स हैं बच्चे की मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में आकर यहाँ आइसोलेट महसूस करता है, उसे अकेलापन लगता है, वो शेयर नहीं कर पाता। लेकिन धीरे धीरे यही माहौल उसके लिए इतना सेफ़ लगता है, बच्चे के लिए भागना दौड़ना ही नहीं, वो अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें कि वो पॉजिटिवली गाना, डांस करना, बहुत सारे ड्राइंग करना, ये सभी एक्टिविटीज़ जो हैं हम एम्बॉस्ड फ्रेम में बच्चे को करवाते हैं। और ये उसके लिए एक बहुत बड़ा अपना एक यूनिक संसार होता है कि वो इसमें अपना सब कुछ पा सकता है, जो ऐसा लगता है कि नहीं, हम नहीं पा सकते, वो सब कुछ इस एरिया में आकर के पा सकता है। आज के हमने सेशन में देखा कि कितने टाइप की टीचिंग एड्स होती हैं जिससे हम विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को ब्रेल सिखा सकते हैं। First we have to strengthen upon the child's different senses, which is communication, auditory, visual, tactile or touch, and next we have the kinesthetic sense. It is very important to teach all those senses or all these senses, or strengthen all these senses in combination with one another rather than going into the isolation. For example, if we see a visually impaired child, usually they are present or they are restricted into their own family environment, and they are only restricted to their family members or their parents. They are not very communicative, and they are not very social interactive. So it's the prime duty or the prime concern of a teacher or a special educator or a professional working with the child in order to first build the rapport with the child. And the teacher can build the rapport with the child with first communicating his things about his familiar environment, like what you do into the house, or what you like to eat, or what your mother does into the house, and what you do after going from school to home. These kind of questions or these kind of interactions can be started by the teacher in order to build or share a rapport with that of a child. After sharing or building a rapport with the child, the teacher can progress on to the different students which is sitting by the child and can make the child interact with them also. This help a child to build a more familiar and more comfortable school environment, so that he is better adjusted to, rather than moving on to further reading and writing braille. Then the teacher can progress on to different familiar things which a child likes in teaching a concept. For example, if he likes to eat apple, the teacher can draw a shape of that of an apple onto a paper, provided with the help of a boundaries. The teacher can make the child to color inside the apple, and simultaneously providing the verbal instructions that okay, the apple is sweet, it is sweet in taste, it is red in color, it also consists of the seeds, etc. So verbal instructions has to be provided because it further motivates and interests the child in order to participate in an activity. For example, if we are describing about a birthday party, so it is very important to tell a child that in birthday party we eat cakes, or we eat pastries, or we have different friends or guests arriving at our houses, and we wore different kinds of dresses, new dresses. So it helps, verbal instruction helps in building the motivation as well as the interest into the child. Plus these verbal instructions should be provided into a step-by-step manner, because there is a lack of imitative and incidental learning into a visually impaired child. So it is very important to teach a visually impaired child into a step-by-step manner or a task analysis manner.
And also the parent involvement is very must into these activities, because ultimately these are the parents are the persons which are more close to the child, and the child is spending most time of his day with the parents. And also after describing about the certain concept about the child's familiar things, about the child likable things, we can progress on to different kinship terms, for example didi, bhaiya, thank you, please, sorry, etc. And the social greetings, which is also very important. We can also develop the touch sense into the child by incorporating the activities into his daily routine. For example, if the child is entering into a kitchen and the mother is kneading a dough, so we can make the child engaged in that activity, like how the dough is kneaded and what is the texture of a dough. We add water, and the child can also made to touch the spoons, bowls, etc. In classroom, he is made to touch different beads, or he can touch different wooden objects or the things which is present in the environment, which is simultaneously strengthening the child's tactile sense. We can also organize a trip to a park, or we can organize a picnic and provide the child a basket so that the child can pluck the flowers in the grasses in order to develop his tactile sense. Further, we can also develop his tactile sense, or we can develop the concept of the 6 dot system, or the Braille 6 dot system, with the help of the tabletop activities. We can provide different pegboards, such as these pegboards can be provided, in which the child has to punch the lines, the small lines, the short lines, or the lines having vertical lines, horizontal lines, or marked by boundaries. We can provide different pegboards to the child in order to develop the concept of a 6 dot system. Since Braille was developed by Louis Braille, and there are 3 grades of the Braille. The grade 1, it represents that of an isolated or standing alone place values of different alphabets. Grade 2, it represents contractions and abbreviations, and the grade 3, it represents the shorthand Braille, which is a further more complex grade of a Braille. And the child usually starts with the grade 1, progress on to grade 2 and grade 3. And we also can provide different homemade materials from the houses. For example, these are the bindis, or these are the marbles which are used, which are present in the home, and we can use them also in order to teach a child about the concept of a 6 dot system, or the concept of the different place values of different alphabets. Plus we can also provide different we can also provide a marble board like this. In this, we can provide him the dot system, like 1, 2, 3 and 4, 5, 6. Different combinations of dots can be made, either with the upper dots, which is 1, 2, 4, 5, or the lower dots, which is 2, 3, 5, 6. Or we can also teach the child the missing dots, and it is very important to follow these patterns into a child, which can be simultaneously progressed onto this pegboard also. For example, we can teach a missing dot, like the child can feel that dot number 1, 2 and 3 is also 4. present. 1, 2 and 3, 4, 5, 4 and 6 is present, but 5 is missing. So missing dots can also be identified by the child. Plus we can further move on to the upper dot system, which is 1, 2, 4 and 5. The child can identify, okay, these are the upper dots, which is 1, 2, 4 and 5. And the next, the child can progress on to the lower dot, which is 2, 3, 5 and 6. After that, it is also very important to teach the mirror images of the place values of alphabets. For example, the J is described by 2, 4 and 5, and D is described by 1, 4 and 5. These are the mirror images of one another, and the child should also be taught about these mirror images. So these patterns should be followed into the child, like first we progress from missing dots, then to the upper dot system, which is 1, 2, 4 and 5, and next lower dot system, which is 2, 3, 5 and 6, and next to the mirror images. Simultaneously, with these all dot system, we also have to strengthen the texture concept into the child, for which we can provide different texture books. Like in case of these, the child can experience this stuff so that he can able to he's able to correlate with that of a shawl or that of a sweater. And next we can move on to this thing, which is a wooden object, and the child can correlate it with the wooden things present into his classroom or present into his environment, such as wooden chairs, tables, etc. Next he can move on to this kind of material and can correlate it with that of a raincoat or the stuff of a bag, etc. And simultaneously the materials like that of a sponge. So textures concept also has to be developed, but we have to note one point here, that we should not provide the harsh tactile receptors to the child, otherwise it will damage their tactile receptors and they will have problem in reading and writing Braille further. Simultaneously, we can also develop the concept of numbers. For example, we can use a number book like this. For example, here it is also provided with the color contrast, which also helps a low vision child to read and perceive a shape of a number. And also for a visually impaired child, he can also perceive the shape of a number, like the 3 is representing like this.
Plus it has different shapes also, for example like that of a star or that of a square or that of a circle. These can also be provided to the child. Initially the child will face problem in developing the concept of the shape and the perception of the numbers, but later on as the child achieves mastery over this, it is very easy for the child to identify the shapes and identify the different textures. Also we taught about different braille books which can be made by the teacher into the school or by the mother into the home, and these braille books can be provided, and we can teach the child like about the top of a book, the bottom of a book. It has pins also, the front of the book, back of the book. The front of the book can be made recognized by the child by providing a tactile marker onto the front page. With this helps the child in easily recognizing what is the front of a page. Simultaneously we can also develop the number concept into the child by making the child to count the pages into the book. The child can also feel the texture which is present into the book, whether it is soft or whether it is rough, etc. He can also identify whether the book is being light or book is being heavy. So these are the things which we can provide into the child. Next we move on to the, after you have make sure that the child has developed all these tactile senses or all these concepts of 6 braille dot system, next we also move on to the braille slate. This is a standard braille slate and it consists of a, this is a braille slate and it's a stylus, and this is a braille paper which consists of 2 surfaces, one is soft and one is rough, and we teach the child to insert the paper from the rough side so that when he just reverse the paper, he will be able to write, or he will be able to read from to the soft side, which is helpful for his tactile receptors in order to perceive the braille dots. And the braille paper is inserted like this. The braille paper is inserted like this, and the child is taught to lock this braille paper. While locking this braille paper, there will be a sound produced and the child is aware, okay, the braille paper is being locked and the paper will not move out. And the correct method of holding the stylus is like this. It should be held like this. There should not be any deviations. If deviations present, then they have to be, yeah, like this. Okay. It should be holded like this, and there are many deviations which is present into a visually impaired child. These deviations have to be corrected, otherwise the braille dots will be punched wrongly, and your forearm should lie straight onto the braille slate and the stylus should be holded like this, and braille dot should be punched. Plus it is very important for a teacher to make the remind the child about his posture while writing or punching the braille dots onto the braille paper. His head should be straight and his back also should be straight. There should not be any lanky posture. So the posture is also very important factor while writing while punching dots onto the braille paper. Plus if we progress on to reading the braille, then reading the braille dots, then both of your hands should be used, your fingers and hands should be used. For example, your left hand is here and your right hand is here. Your left hand should follow your right hand and your right hand should move like this, and after a line is ended, your left hand again move to the starting of the first line and then move down to the starting of the second line, so that it gives an indication to the right hand, or it provides a movement direction to a right hand that okay, I have to move on to the second line, which is the starting of second line, like this. And while reading the questions or while answering the questions into the braille, the child, we have to teach the child, okay, first you have to identify what is the length of the sentence or what is the length of a question. It is being ended by a question mark, and then below this you have to write your answer. Plus we have to progress from sentence to words to letters. For example, we are giving a child a word Kamal. It's not necessary that we have to teach a child the whole word Kamal. We have to part it into sentences. We have to isolate the words. For example, first we teach the child about Ka, then about Ma, and then about La. Or we can also make the child to learn about this is Kamal, and if we remove the La from the Kamal, it becomes Kam. So it is very important to teach a child about all these concepts before moving on to the braille slate. Plus the brailler can also be used for the child if he is not comfortable in using a braille slate. So this is all for the today's session, but before that I would like to thank my viewers, and I would like to thank Richa ma'am for coming over here and giving us your precious time. Thank you so much.